मेरा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और वो ये है कि ट्रैविस हेड को बैन करना चाहिए भारत से। रीजन भी क्योंकि उसने हरा दिया था। अब फार्म में है वो कर रहा है, ऐसे हमारे तमाम प्लेयर फार्म में होते हैं तो अच्छा करते जाते हैं। तो अगर बुमराह के लिए मना कर दें वो कि नहीं साहब ये तो बहुत आउट कर रहे, इसको नहीं चाहिए। ओनली ट्रैविस हेड, आपके पास है उतना पावर, प्लीज सर ये थोड़ा कर दो आप। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्रिस मार्टिन नहीं, मुझे नहीं पता। सचिन ने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें मैं गया था, तो बैठे थे उनके फादर, तो मैंने उनसे पूछा आई हैवंट मेट यू, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन? ही सेड आई एम क्रिस मार्टिन्स फादर। सो आई सेड वेयर इज क्रिस मार्टिन? सो ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ही इज माय सन। तो मैं उससे मिला। आपका फेवरेट कुजीन क्या है? एक अगर छोड़ दो ये जापानी वगैरह तो बाकी तो सारी मैं बचपन में फेवरेट खाना है? चाट में जैसे वो मटर वो आती ना, तबेला लगता है, टमाटर की ग्रेवी और छोले भटूरे। उनसे पूछने क्या है। हमारे देश में इतने सारे क्रिकेट फैंस हैं, इज इट पॉसिबल फॉर एन एवरेज फैन टू जॉइन द बीसीसीआई, वर्क एंड ग्रो? आप प्लीज एक क्रिकेट वीडियो गेम बना सकते हो फिर से ऑफिशियल, जहां एक्चुअल प्लेयर्स के लाइसेंसेस हो सकते हैं गेम में। चलो इस पर अलग से बात करेंगे तुमसे। मोदी जी क्या चाहते हैं क्रिकेट के लिए? उन्हें मेरा वो वीडियो गेम वाला आइडिया सुनाना सर। हाँ नहीं, अच्छा है, उसका कॉन्सेप्ट बना के तुम्हें देना पड़ेगा। ओके। आप बचपन में कैसे थे? अगर आपके दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा होता था, आप क्या करते थे? तो मैं सुलझाने की कोशिश करता था। कभी सर मोदी जी राहुल गांधी के बीच ये करने की कोशिश की है? वो भारी कठिन काम है, वो हमारे वश में नहीं। इस गाड़ी में मैं और टिम कुक थे, संजय पीछे की गाड़ी में बैठा हुआ था, तो वो पूरा गाड़ी के ऊपर टूट रहे थे। Oh my God. लेकिन दे वांटेड टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ संजय दत्त। टिम कुक ने इतनी भीड़ देखी तो मुझसे बोलता क्या, आई नेवर न्यू दैट आई एम सो पॉपुलर इन इंडिया, है ना, पीपल आर थ्रॉन्गिंग अपॉन हिज कार। बताया उनको कि आप वो नहीं बताया, लेकिन उनको खुश रखा। अब मैं कुछ बचा के रखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, और जब मैच शुरू हो जाता है तो मैं बाहर निकलता हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं उन सबको बांटता हुआ मैं चला जाता हूँ। और इसके बाद मुझे जो अच्छी बात लगती है, वो थैंक यू तक नहीं कहते। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मिला वो देखते हुए नहीं, भाग के गेट की तरफ घुसते हैं। भारतीय कल्चर के तीन सबसे बड़े इंडस्ट्रीज है बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स, और तीनों इंडस्ट्रीज के बेस्ट फ्रेंड है राजीव शुक्ला जी। आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, जस्ट गुड टू बी सिटिंग विथ यू, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। माय प्रिविलेज एज वेल। भारत को आपसे बहुत कुछ पूछना है, ये मैंने जाना है। जब मैं इस पॉडकास्ट के लिए पढ़ाई कर रहा था तब बहुत सारे कॉमन सवाल है लोगों के, तो वही कॉमन सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बिल्कुल। पहले तो स्टार्ट करते हैं कोल्डप्ले कॉन्सर्ट से, कैसा रहा? बहुत अच्छा था कोल्डप्ले कॉन्सर्ट। मैंने तो कभी उस तरह का कॉन्सर्ट देखा नहीं था। बहुत पहले जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन का कराया था। अच्छा। दैट वाज फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ एनी फॉरेन सिंगर टू इंडियन ऑडियंस, सो ही हैड ऑर्गेनाइज्ड दैट इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। काफी पैक्ड था जवाहरलाल स्टेडियम, जिसका फेमस गाना था बॉर्न इन यूएसए, है ना, तो वो देखा था, बॉर्न इन द यूएसए। तो वो उसका बड़ा मशहूर गाना था। तो उसके बाद फिर जो है मैंने ये नहीं देखे, लंदन वगैरह में होते थे लेकिन मैं नहीं गया। इसमें मैं गया दिखाने के लिए अपनी बेटी को, तो वहाँ पे अब ये है कि मैं तो फॉलो नहीं करता था, तो गाने तो इतने नहीं समझ में आ रहे थे, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो रिदम था और जो लाइटिंग थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी। वाइब क्या थी वहाँ की? वाइब्स बहुत स्ट्रांग थी। पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव वाइब्स स्ट्रांग, एंड इज अ वेरी नाइस। लाइक जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग अ जर्नलिस्ट टू बीइंग इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, एंड बिकमिंग वन ऑफ इंडियाज मोस्ट नेटवर्क्ड इंडिविजुअल्स, तो आई जेन्युइनली फील कि वो इंटरव्यूइंग एक स्किल रही है इस पूरे सफर में। ओके, ऑनेस्टली सर मुझे ये पॉडकास्ट इसलिए करना है क्योंकि आपसे वो इंटरव्यूइंग एस्पेक्ट में बहुत रिलेटेबिलिटी फील होती है। आपके पुराने इंटरव्यूज बहुत देखे मैंने पहले, तो इट्स बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग नाउ इन 2025। आई एम श्योर कि आप साइकोलॉजिकली लोगों को पढ़ लेते हो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। क्या पढ़ा क्रिस मार्टिन के बारे में? नहीं, हमारा क्या है कि दिन में सैकड़ों लोगों से मिलते हैं, पॉलिटिक्स में भी, इधर उधर, जर्नलिज्म में भी मिलते थे, तो मुझे तो इनफॉर्मल आदमी बढ़िया आदमी लगा, और उसके फादर उससे ज़्यादा अच्छे आदमी है ना, जो उसके साथ थे। और दूसरा ये कि उस लगा कि इसका सचमुच लगाव है भारत के साथ, वो कल कुंभ में चले गए, तो वो उसको है एक नई चीज़ यहाँ मिल रही है। और ऑडियंस देख के भी बहुत खुश था, रिस्पांस देख के ही मुझसे पूछा कि मतलब कैसा रिस्पांस है, तो मैंने उसको बताया कि बहुत अच्छा है, मेरी डॉटर
दिल्ली से बॉम्बे आई देखने के लिए, अब अहमदाबाद जा रही है, तो उसको ये मतलब वही सब बातें कर रहा है कि उसकी क्या रिस्पॉन्स है। तो ही वॉज टू हैप्पी। तो मैंने उसके फादर से पूछा भी कि सुना ये लास्ट कॉन्सर्ट है इसका, तुम बैंड वाइंड अप हो रहा है? उसने कहा नहीं, बैंड वाइंड अप नहीं हो रहा है, ये पता नहीं किसने उड़ा दिया है ना, और ऐसा नहीं है। तो यही सब बातें हो रही थी। कितनी देर बात करूं, क्योंकि मुझे ज़्यादा तो उसके बारे में पता नहीं था। डोंट माइंड द कैजुअलनेस ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, बट जो आपकी ह्यूमन साइड है वो एक्सट्रैक्ट करनी है इस पॉडकास्ट में। तो लोगों ने ये वाली फोटोज देखी है, ये दिख रही है फोटो? नहीं, मैं तो क्रिस मार्टिन को भी मिला नहीं, तो जानता भी नहीं था। मुझे तो था कि बैंड है कोई, उसका क्रिस मार्टिन नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे सचिन तेंदुलकर ने एक प्रोग्राम रखा था अच्छा, अपने फाउंडेशन का, उसमें मैं गया था, और वहाँ मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सब आएंगे, क्योंकि उसी समय मुंबई में चल रहा था। जी जी जी। तो वहाँ वो परिचय कराया गया, तो ये बैठे थे इनके फादर। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई, I haven't met you, what's your introduction? He said, I'm Chris Martin's father. So I said, where is Chris Martin? So he's sitting next to me. He's my son. तो मैं उससे मिला, तो वहाँ पे ये तो सचिन तेंदुलकर के दोस्त थे क्रिस मार्टिन। अच्छा तो हाँ, सचिन ने वहाँ बुलाया था, तो हम साथ ही साथ बैठे, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई। सर, उस लेवल पर दोस्ती कैसे होती है? लाइक सचिन और क्रिस मार्टिन किन चीजों के बारे में बात करते हैं? क्रिकेट? मुझे लगता है कि सचिन भी काफी टाइम इंग्लैंड रहता है, और थोड़ा क्रिकेट का फैन है वो, क्रिकेट से उसको इंटरेस्ट है। ओके। और सचिन तेंदुलकर तो वर्ल्ड में नोन। मैंने देखा है कि जब मैं मैनेजर था, तो सचिन के लिए गोरे लाइन लगा के ऑटोग्राफ लेते थे। ड्रेसिंग रूम के बाहर लाइन लगती थी गोरों की, और वो आके उनका ऑटोग्राफ लेते थे। तो जी ही इज वेरी पॉपुलर, ऑब्वियसली उसी में दोस्ती होगी। जी जी। दो सेलिब्रिटी मिलते हैं तो दोस्ती होती है। सर, सचिन बाजी की लाइफ क्या है? मतलब अंदर ही अंदर अब। बहुत मतलब कूल, मस्त, घमंड नहीं, अहंकार नहीं, बहुत ठहरे हुए व्यक्ति हैं, स्टेबल। हाउ डज ही लुक बैक एट हिज ओन करियर? कि दुनिया उनको लेजेंड मानती है, बट उनके ही अंदर क्या चल रहा है? शर्मीले स्वभाव के हैं अच्छा। वो। हाँ, राज्यसभा में भी थे यहाँ पे वो। जी जी। तो जो है, कोई उन्होंने कोई उछल कूद नहीं, कुछ नहीं, शांति से आते थे, बैठ के और चले जाते थे। इंट्रोवर्टेड जिसे कहते हैं। इंट्रोवर्ट। आप एक्सट्रोवर्टेड हो ना? नहीं, मैं तो बीच का हूँ। एम्बीवर्ट। आप बचपन में कैसे थे? लाइक क्लास में कैसे थे? फ्रंट बेंचर थे, बैक बेंचर थे? कैसे थे आप? नहीं, बैक बेंचर तो नहीं रहे, बैठते तो फ्रंट पे ही थे। अच्छा। लेकिन यह है कि वो लड़ते झगड़ते किसी से नहीं थे, किसी से नहीं? किसी से आज तक झगड़ा नहीं हुआ। ओके। पर अगर आपके दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा होता था, आप क्या करते तो थे? मैं सुलझाने की कोशिश करता था। होते ही थे, स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते थे, झगड़ा हो रहा था, तो बैठ के उनको सुलझाने की कोशिश करता था। कभी सर मोदी जी राहुल गांधी के बीच ये करने की कोशिश की है? वो भारी कठिन काम है, वो हमारे वश में नहीं। अगर कोई कर सकता है वो सिर्फ आप हो हमारे देश में। बट ये किया है कभी किसी बीजेपी पॉलिटिशियन और कांग्रेस पॉलिटिशियन को साथ में बिठाकर एक दो ड्रिंक्स पिला दिए या ऐसे कुछ? ड्रिंक्स विंक्स तो नहीं मिला, लेकिन कई लोगों के साथ बिठाया। जैसे सेंट्रल हॉल होता था, बहुत लोग साथ लेके हम बैठ जाते थे वहाँ पे। अरुण जेटली जी थे, बहुत लोग हम उनके साथ बैठते थे, और बहुत लोगों को साथ, अपोजिशन लोगों के साथ बैठते थे। अरुण जेटली जी तो अपने घर पे जो है उस ऑफिस में जी। रोज लंच रखते थे, जिसमें अपोजिशन के लोग ही आते थे। अच्छा। हाँ, उस परंपरा का निर्वाह करते थे। बट भैंस होती थी या नहीं, बहस नहीं, खूब बातें, हंसी मजाक सब होती थी। रिलैक्स? बहुत मतलब हाँ, बहुत ही जो है कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में लंच होते थे, बातचीत होती थी। बल्कि सेंट्रल हॉल में ये बहुत बड़ा गुण था कि दो दुश्मन भी आपस में मिलकर वहाँ बर्फ पे लगने लगती थी रिश्ते की, बैठ के बात कर लेते थे। ये अब अब नहीं होता? मीटिंग पॉइंट कोई नहीं, अब सेंट्रल हॉल है नहीं, नई वाली पार्लियामेंट में तो कोई मिलता नहीं। कैंटीन है, कैंटीन में कहाँ कोई जाए। सर, जब पॉलिटिशियंस पार्टी कर रहे होते हैं तो किस टाइप की पार्टी होती है? पार्टी जो पॉलिटिशियन की होती है, वो बेसिकली तो पॉलिटिकली बातें होती हैं, अच्छा। हाँ। बस। हाँ, और एक पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई जो दूसरा आदमी नॉन पॉलिटिकल है, वो नॉन पॉलिटिकल आदमी है यार, वो उसका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, मतलब जनता के लायक नहीं होगा। अच्छा। तो उसमें पॉलिटिकल आदमी को लगता है कि पॉलिटिकल बिहेवियर होना चाहिए, पॉलिटिकल सोच होना चाहिए हर चीज का। मतलब पीपल्स ओरिएंटेड। बट डू दे ट्यून आउट ऑफ पॉलिटिक्स कभी? हाँ, बहुत, सो मैंने। तो तब क्या बातें करता है? तब सब किसी की बात करती है जिसको जो आता है। क्रिकेट, क्रिकेट, फिल्म? फिल्म, लिटरेचर। क्या? पर ओके, आपने कभी ऐसे किसी पार्टी या कैजुअल सेटिंग में दो पॉलिटिशियंस के बीच झगड़ा देखा है?
हाँ हाँ होते ही है, अरे, इसमें कोई नई बात है। पॉलिटिकल झगड़े होते हैं। दे आर ह्यूमन बीइंग अल्टीमेटली। आपने वो वाला नितिन गडकरी का क्लिप देखा जहां वो कहते हैं कि पॉलिटिशियंस की मेंटल हेल्थ खराब रहती है और पॉलिटिशियंस अक्सर खुश नहीं रहते, ये सच है? देखो ऐसा होता है कि जब इस तरह की जिम्मेदारी होती है, स्ट्रेस तो बहुत रहता ही है उस तरह के, जैसे आप मिनिस्टर हो जो हो, तो उसमें ये प्रॉब्लम होती है। तो वो इसलिए अब 10 प्रोग्राम लगे हर जगह, आप सबसे बड़ी तो ये आता है कि शादी ब्याह जिसके आप नहीं जा रहे हो वही नाराज है। अच्छा। एक एक दिन में 20-20 शादियां हैं, कहाँ से कहाँ ट्रेवल करके आपको जाना पड़ रहा है। जी जी जी। तो ये सब तो प्रॉब्लम आती है। दिन में 100 लोग सुबह आते हैं घर पे, बड़े पॉलिटिशियन के, और वो नौकरी मांगते हैं अपने बच्चों के लिए। आपको पता आप नौकरी नहीं दिला सकते हो, आप कैसे? तो ये सब जो जहां आपकी पब्लिक डीलिंग है, तो ये सारी समस्याएं आती है, उसमें आदमी परेशान तो रहते ही है। क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो, वो तो दफ्तर में मिलते हैं, घर पे तो किसी को मिलते नहीं, जी 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 चाय भी नहीं पिलाएंगे, है जी ना? जी या जी। बाकी जो लोग हैं उनको कोई मतलब नहीं से। पॉलिटिशियन को सीधे फेस टू फेस, उसके घर पे भी बिना बताए लोग आ सकते हैं, बिना अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं। जी। अपनी रोज हर आदमी एक समस्या लेके आता है। क्रिकेट और बॉलीवुड में से बढ़िया पॉलिटिशियन कौन बन सकता है आपके अकॉर्डिंग, जो अब तक पॉलिटिक्स में नहीं एंटर किए हैं बट शायद एंटर करना चाहिए? मेरे ख्याल से धोनी भी बन सकता। बनेंगे? अब ये उनके ऊपर है कि बनते कि नहीं बनते। कभी धोनी, बात करिए उनसे। धोनी बन सकते, बल्कि सौरव का तो लगता ही था कि बंगाल पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन धोनी अच्छा हो सकता है। और कौन? और वो आराम से जीतेंगे भी, धोनी पॉपुलर है वहां पे। अच्छा, यू थिंक ही एंटर? ये मैं नहीं जानता, ये तो प्योरली उनके हाथ में है कि कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो बन सकते हैं। उनसे कभी पूछा आपने? एक बार हमने उनको पूछा था कि कोई कोई सुना है कि आप लड़ रहे हो लोकसभा का वहां से चुनाव, कहले नहीं 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 सवाल। अच्छा, वो एकदम छिपे हुए क्यों रहते हैं समाज से, धोनी भाई? उनका नेचर है ऐसा, उन्होंने मोबाइल फोन ही नहीं रखते अपने पास। हम्म यहाँ तक कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स को उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि कैसे अप्रोच करें उनको कि भाई इस टीम में आपका हम्म सिलेक्शन हुआ है, जाना है। नेवर की उस मोबाइल फोन में थे। ये क्यों पर? स्वभाव है। फेम से दूर जाना उन्हें? हाँ, फेम से दूर या जो भी एक नेचर बन गया माइंडसेट है कि हमें ये नहीं कर से, आपको तमाम चीजें नहीं पसंद, तो उसी तरह उनका ही है। क्या साधु टाइप है थोड़े? पर साधु तो नहीं, लेकिन ये कि मैंने देखा कि थोड़े सिद्धांतवादी, और जो कमिटमेंट है, जो बात, वो गंभीरता से करना। कोई ओके। छुछोरापन, हल्कापन नहीं है उनमें। पता है ये जो कहते हैं ना कि कैप्टेंसी आपके बालों को ग्रे बना देता है, एक्चुअली ये क्यों होता है? ये मैंने ये कोहली वैसी के है साथ भी जैसे देखा। आपने कहावत सुनी होगी कि कोई ऐसी बाल मेरे थोड़ा सफेद हुए हैं, लोग बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? ये होता है कि भाई मैंने बड़ी संघर्ष किया धूप में, है, बहुत मैंने पापड़ बड़े हुए, इसलिए मैं, है ना, एक्सपीरियंस, तो वो इस वजह से है कि भाई बड़ी मेहनत मैंने की है, उससे ये बाल सफेद हुए। तो ऐसी मेहनत जब आप धूप में खेलते हो, बड़ा जी। कठिन काम होता है। ओके, आपके फेवरेट यंग प्लेयर्स कौन है जो अभी अभी निकल गए हैं? यशस्वी, तिलक? यशस्वी है निश्चित रूप से, तिलक है, रेड्डी है, शुभमन है ना, पंत भी बहुत अच्छा खेल रहा है, कुलदीप यादव अच्छा बहुत खेल रहा है ना, ये समीर रिजवी है, वाह। और ये भी बहुत अच्छा है, इसका बना रहा है। और ये वॉशी? जुरेल है जो विकेट कीपिंग ध्रुव में, जुरैल? ध्रुव जुरेल, और वॉशिंगटन सुंदर है ना। तो बहुत लड़के, मतलब क्या है, एक अपने आप में पूरा का पूरा ये है। और ये तो है ही, मतलब ये बुमराह वगैरह तो है ही, ये तो जबरदस्त है। जी जी और एक हमें वॉल चाहिए टेस्ट मैचेस के लिए, जो हमारे पुजारा होते थे। जी जी। कौन लग रहा है? अब इन्हीं में से कोई निकलेगा। केएल राहुल हो सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। केएल ऑफ कोर्स। श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ये सब अच्छे हैं। एज इन अभी वो चेतेश्वर पुजारा का एक वैक्यूम रह गया हाँ, टीम में। पर जो राहुल द्रविड़ पहले होते थे, फिर चेतेश्वर पुजारा, आई फील केएल राहुल कर पाएंगे। केएल राहुल कर सकते हैं उस चीज को। जी जी। आई फील कि केएल ना कभी कभी अंडर अप्रिशिएटेड है फैन से। एक्चुअली अगर फैंस ने उनका रिकॉर्ड देखा तो द रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, जो आकाश चोपड़ा कहते रहते हैं ऑनलाइन। आई आल्सो एग्री विद दैट। उसका बेचारे का, जैसे राहुल द्रविड़ का भी था कि लोग चल रहे, अरे यार टाइम गेंद बर्बाद कर दी, चौके छक्के नहीं लगाता, लेकिन जब आप देखते थे आखिरी में, तो एवरेज सेम होता था, तो वो स्ट्राइक ज्यादा रोटेट करते थे। जी जी जी। वही केएल राहुल में है कि Yeah. वो
1 और 2 रन लेके पूरा वो पहुंचा उसी जगह देते हैं। आई फील कि और 5-10 साल बचे हैं केएल राहुल के, एटलीस्ट एक नई स्टोरी लिखेंगे वो। हाँ, ओके, नेक्स्ट फोटो, गुड मेमोरीज। ये लॉर्ड्स के मैच का नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल है। लीग के सारे मैचेस हम जीत के आए थे, उसमें फंस गए थे लगता, फिर हम जीते तो क्या खुशी होती है आपको पता ही। जी, ये ऐतिहासिक फोटोग्राफ बन गया। इस ड्रेसिंग रूम में सबसे मेमोरेबल कैरेक्टर कौन था? उस लिहाज से अगर देखो तो वीरेंद्र सहवाग, उसकी अलग ही टिप्पणी रहती थी हर चीज पे। गुड सेंस ऑफ वीरू, ह्यूमर। हाँ। देखो फिर क्या 106 रन की इनिंग खेली इन्होंने, सौरव गांगुली, वही बुनियाद बनी इस मैच को जीतने की। जी जी 15 ओवर में 106 रन बनाए थे इन दोनों ने। जी जी जी। ये प्लेयर्स मस्ती के लिए क्या करते थे सर उस जमाने में? उन जमाने में मस्ती के लिए होता कि शाम को डिनर पर ले जाना। इस मैच को जीतने के बाद भी सबने कहा कि डिनर ले चलो, तो 4 सीजन्स होटल में मैं ले गया था उनको डिनर। वही होता था शाम का डिनर वगैरह। टीम वही बॉन्डिंग फिर उनको सेशंस। मुंबई, ये मुझे याद है बॉम्बे ड्रीम्स प्ले था, वो जी मैं जी दिखाने ले गया था। जी 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 बॉम्बे ड्रीम्स देखने एक दिन गए थे, और 3 दिन रेस्टोरेंट में गए थे डिनर खाने। जी। बस वही होता था। सर मतलब आई एम अज्यूमिंग कि जो आपका ये नेटवर्क बना है अब तक, ठीक है, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बट ऑफन फ्रेंडशिप इज एन आउटकम ऑफ मेनी मीटिंग्स, राइट? कि आप साथ में डिनर करते हो, आप साथ में चिल करते हो, उस वजह से दोस्ती ज्यादा पक्की होती है। तो अगर आपको किसी को कुछ खिलाना है, आप कौन से रेस्टोरेंट लेकर जाते हो लोगों को? डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का खाना खाना चाहता है। अगर उसे अवधी कुजीन खानी है तो दमपुख्त है ना। अगर चाइनीज खाना है तो हाउस ऑफ मिंग है, या एक रॉयल चाइना रेस्टोरेंट है, या है ना, किस शहर में आप हो। आपका फेवरेट क्या है? हम तो सब जगह जाते हैं, मुझे कोई ये नहीं। क्वालिटी भी चले जाते हैं। हम अरुण जेटली जी। और क्वालिटी में जाके पार्लियामेंट से उठ के खाना खाने चले जाते ओके। थे। ये जो है वो छोले भटूरे, छोले ओके भटूरे वहाँ के मशहूर है ना। ओके चने ओके। और जी 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 भटूरे वहाँ के क्वालिटी के, जहाँ भी राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी भी गए थे, जी जी क्वालिटी जी का जी। पुराना रेस्टोरेंट, तो वहाँ चले जाते। लंदन में जैसे अल उमरा चले जाते थे लेबनीज का। तो इस पर अच्छा, डिपेंड करता है। आपका फेवरेट कुजीन क्या है खुद के लिए? हम तो एक, अगर ये छोड़ दो ये जापानी वगैरह, तो बाकी तो सारी मैं खा लेता हूँ। जापानीज फूड अच्छा नहीं लगता? नहीं मतलब उसमें क्या क्या खाओगे। एक तो वेज वेज सुशी। हालांकि वेजिटेरियन चॉइसेस बहुत है, लेकिन सूशी वगैरह उतना वो जी, अब वेज मुझे हो। नहीं समझ में आता। हाँ मतलब बाय एंड लार्ज में। गॉट इट। सी फूड अच्छा लगता? सी फूड में पहले लॉबस्टर श्रिम्प्स वगैरह खाते थे अपनी। एज के साथ इट्स मोर हाँ वेज। मतलब हम बचपन बचपन में फेवरेट दिल खाना में जो ये जहाँ जाते तो जो चाट मिलती है, मटर और ये और वो सब बहुत अच्छा। चाट में जैसे वो मटर वो आती ना, जो, मटर की चाट। हाँ वो हाँ नहीं, वो तबेला लगता जी और जी ये, जी। वो टमाटर की ग्रेवी हाँ वैसे। उसमें वाह। ओके। पर छोले भटूरे? छोले भटूरे तो है, उनसे पूछने क्या ओके। है। सचिन का फेवरेट खाना क्या है? सचिन ने तो रेस्टोरेंट भी खोला था, उसमें तरह तरह का। मेरे ख्याल से तेंदुलकर। हाँ तेंदुलकर ने खेला था, पर वो उसमें मैं एक बार गया था, वो ले गए थे। जी जी। वो अच्छा खाना उन्होंने मेरे वहाँ ख्याल से पे, उन्हें लेकिन सी उसको फूड। बंद कर दिया। सी फूड उससे पसंद है। धोनी भाई? धोनी भाई तो तब जब मैं टीम में था तो उनको जो है वो वहां जाते थे। एक चेन है चिकन जो ये करती है, नैंडोज, आ नैंडोज के चिकन वो मंगाते थे, है ना। नैंडोज के चिकन जी बहुत जी। खाते थे तब वो। ओके। और शाहरुख खान? शाहरुख खान की थ्योरी अलग है, फंडा अलग है। वो कहता है कि राजीव जी, आज तक ना खाने से कोई नहीं मरा, खाने से लोग मरे। वाह। ओके। तो फूड इज नॉट हिज प्रायोरिटी। फूड ही नहीं है, हेल्थ बिल्कुल नहीं। ओरिएंटेड ऐसा है। हाँ। तो वो कहते हैं जितनी जरूरत है ना खाने के लिए खा लो, बस शरीर के लिए। खाने में उसकी कोई आस्था नहीं है। वो मजे कैसे करते हैं शाहरुख खान? एंजॉय करते हैं, बात नहीं ये वो पढ़ना करना, मतलब काम काम को एंजॉय करता मैं नहीं देखा। मतलब फाइंड्स हिज जॉय थ्रू वर्क। हाँ ये सच है कि रात को ही काम करते हैं वो? हाँ, रात काफी लेट नाइट। और सुबह सो जाते हैं? हाँ ओके। रात भर काम करते हैं पर? हाँ, रात रात भर भी काम कर। ओके। शाहरुख खान जैसे लोग सर वीकेंड को काम करते हैं क्या, सैटरडे संडे को? वो तो 7 दिन का है, हम्म 24x7 वाले। पर ऐसे माइंडसेट के साथ लोग ब्रेक लेते कैसे?
फिर छुट्टी पे गए तो चले गए बच्चों को लेके, लंदन चले गए, कहीं चले गए बाहर, तो वही ब्रेक है। और दिन भर बच्चों को मिलना कुछ घंटे, वो भी एक एंटरटेनमेंट है अपने आप में। और दोस्तों के बीच बैठ के ओके। बातें होना, ये भी अपने में के एंटरटेनमेंट है। आपके लिए वो क्या है? और गौरी का बड़ा रोल रहता है। गौरी हमेशा बहुत हर चीजों पे शाहरुख का ख्याल रखती है, मदद करती है सबको। जी जी। अ डे इन योर लाइफ सर। नहीं, मेरा तो बड़ा रिलैक्स डे रहता है। क्या करते हो? हाँ, देर से उठता हूँ, है जी। ना। रात कितनी देर तक काम करा लो, सुबह जल्दी उठने में सेम बड़ी सेम। हाँ, कब उठते हो? 8 बजे तक उठता हूँ। जी जी जी। उसके बाद अखबार अखबार पढ़ना, चाय पीनी, जैसे होता है आम हिंदुस्तानियों का। जी। फिर मिलता हूँ लोगों से जिन जिन के अपॉइंटमेंट दिए, वो 12 बजे तक मिलता हूँ, 12 से। उसके बाद नहा धो के तैयार होके फिर बाहर निकल जाते हैं, जो मीटिंग बाहर की वो मीटिंग्स, सब किया। हाँ मेनली मीटिंग्स। हाँ, पॉलिटिकल मीटिंग्स या दूसरी किस्म की मीटिंग्स वो करके, है ना, वो रात तक चलती रहती है। फिर रात आके और अगर टाइम मिला तो कोई ना कोई किताब मैं प्लेन में पढ़ता रहता हूँ। एक ना एक किताब चलती रहती मेरी, जो मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रीडिंग से बहुत चीज़ें आपको पता चलती, तो वो करते रहना मतलब चाहिए। स्टिमुलेशन आपको नॉलेज से मिल रही है, तो वो हमेशा ऐसा करते ही था आपके लिए? हमेशा मुझे ऐसा लगता है। तो मैं सब किस्म की किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो Okay. उससे काफ़ी कुछ पता चलता है। वो आपकी स्टिमुलेशन है क्या? उसमें मजा, अगर फेवरेट बुक है तो खासतौर से हिस्ट्री किसी की, किसी के बायोग्राफी, उसमें बड़ा मजा आता है। किस टाइप की हिस्ट्री अच्छी लगती है? सब किस्म की हिस्ट्री, मतलब और बायोग्राफी किसी भी किस्म की हो, किसी की। अभी मुझे हिलरी क्लिंटन की पढ़ रहा था, तो कितनी इंटरेस्टिंग, ओके। कितनी बातें। मुझे लगता है कि वो शायद डायरी मेंटेन करती, क्योंकि 10-15 साल पहले इतनी बज के इतने मिनट पे आया था फला आदमी हमारे कमरे में, कैसे आपको याद रहेगा। वो मिलने आया तो उसने ये फाइल लाई, ये लाई लाई, ये सारी चीज। दैट मीन्स ही मेंटेन्स अ डायरी। ये आदत मैंने उनमें देखी थी, प्रणब मुखर्जी साहब में। मैं उनके काफी क्लोज था, राष्ट्रपति भवन में बुलाते थे सब। वो रोज रात में, जब मिनिस्टर थे या वो थे, रोज रात में डायरी लिखते थे। शुक्ला जी, आई थिंक यूड मेक अ ग्रेट कमेंटेटर। हाँ, रवि शास्त्री। नहीं, पर आप भी बढ़िया कमेंटेटर बनते हैं। Like हाँ, I would pay a lot of money to see Ravi Shastri and Shukla ji in the same room as a commentating team. रवि शास्त्री बहुत अच्छा आदमी, बड़ी दोस्ती कभी मेरी। कभी सोचा था कमेंट्री के बारे में मस्ती के लिए? नहीं नहीं नहीं, कमेंट्री के बारे में नहीं सोचा, लेकिन रवि ने कई बार हमें इंटरव्यू किए हैं जी उसमें, जी। कमेंट्री बॉक्स में। लेकिन ये है कि हमेशा वो जो बात करते हैं, सेंसिबल बात करते हैं, और क्रिकेट की अच्छाई के लिए बात करते हैं। मुझे याद है कि जब आईपीएल गवर्निंग काउंसिल में ये हुआ कि भाई किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, जो फॉरवर्ड प्लेयर गवर्निंग काउंसिल में रहे थे, जी। तो बाकी लोग विड्रॉ कर गए थे। वाज द ओनली वन हु सेड कि मैं बिना पैसे करूंगा और कंट्रीब्यूट So करूंगा। why do you think Ravi Shastri became such a successful coach? क्योंकि उसका एक ऑरा, रवि शास्त्री इज द मोस्ट सक्सेसफुल कमेंटेटर आल्सो। दूसरा, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नहीं कि किसी लड़के में डिस्क्रिमिनेट करे। ग्रेग चैपल पे तो यही एलिगेशन था कि सीनियर्स को इग्नोर करते थे, जूनियर को पुश करते थे सीनियर्स के खिलाफ, ये सब से। तो पॉलिटिकिंग बिल्कुल नहीं करते रवि शास्त्री। Objective. अगर किसी लड़के को उन्हें ड्रॉप करना नहीं खिलाए तो उसको प्यार से बताएंगे कि तुम्हें इस वजह से नहीं दे रहे, वो लड़का भी कंफर्टेबल है। तो एवरी प्लेयर वाज कंफर्टेबल विद रवि शास्त्री। जो भारतीय कोच के लिए एक बहुत जरूरी ट्रेट होनी चाहिए, राइट? कोच हैज टू बी ए फादर फिगर। डू यू थिंक धोनी भाई विल एंटर कोचिंग? मुझे नहीं लगता कि कोचिंग के नहीं? लिए अगर उनका मन हो तो धोनी सब चीज कर सकता है, उसके रिस्पेक्ट भी है, सब लोग सम्मानेंगे। मेरे ख्याल से ना रोहित शर्मा बहुत बढ़िया कोच बनेंगे एक दिन। हाँ, रोहित का टेम्परामेंट बहुत कूल है। उनकी शायद जरूरत भी लगेगी तब। आपकी पूरी लाइफ की फेवरेट क्रिकेट मोमेंट क्या है सर? ये नेटफ्लिक्स का ऑफ ऑल फाइनल योर लॉर्ड्स लाइफ जहाँ पे जीते, बेस्ट मेमोरी? एक ही है। और एक मैं जब उसमें गया था कराची में, गांधी फैमिली को, प्रियंका राहुल ये सब गए जी थे जी। उन लोगों के साथ। कब की बात है? जेटली जी, ये 2004 की बात है। तो उस समय मैं ही इंस्ट्रूमेंटल था पाकिस्तान टीम ले जाने के लिए। डालमा जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मैंने मुशर्रफ से बात की टूर अच्छा। पे, और वहाँ जमाली साहब होते थे, ये प्राइम मिनिस्टर, उनसे बातचीत हुई। अपने शहरयार साहब, ये पीसीबी के चेयरमैन जी। थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, बुनियादी शरीफ आदमी। भोपाल के, समझ लो अगर इंडिया छोड़ कर न जाते तो भोपाल के नवाब साहब वही होते, जी जी है ना। जी जी। उनकी मदर अगर नहीं छोड़ के जाती, बेहद जहीन आदमी, फॉरेन सर्विस में थे, फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, पीसीबी के चेयरमैन थे, और इंडिया के साथ बहुत दोस्ताना रखते थे जी। और यहाँ पे शाहिद मलिक थे वो एम्बेसडर।
तो ये सब लोगों ने मिलके सब से मिलके जो है वहाँ का ये रखवाया, और वो सीरीज हमारे प्लेयर्स बड़े डरे हुए थे। तो मुझे याद है कि शायद वो ऑस्ट्रेलिया कहाँ खेल रहे थे, तो मुझे सचिन का भी फ़ोन आया, राहुल द्रविड़ का भी फ़ोन आया वहाँ से कि पाकिस्तान कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग, हैं वहाँ तो अभी मुशर्रफ की उस पे अटैक हुआ है काफिले पे, तो हम लोग कैसा है। तो मैंने कहा भाई वो निश्चिंत रहो, वो जिम्मेदारी हम लोगों की है कि कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन डालमिया जी ने कहा है कि करना ही था ये टूर, जी। बैलेट एक और कमिटमेंट था, तो वो लेजेंडरी टूर टूर। हमने, हाँ लेजेंडरी टूर, ये टूर लेजेंडरी तो बाद में बन गया, जी, जी, जी। है ना। शुरुआत में जब हम लोग था कि इसको करना है, तो मुझे याद है ये ताज मान सिंह में हमने सारे जब टीम आई उनकी सबकी ब्रीफिंग कराई। बल्कि एक बार अडवाणी जी ने कहा कि भाई ये नहीं जाना है, फिर अटल जी प्राइम मिनिस्टर तो उनके पास गए, अटल जी ने कहा नहीं भेजेंगे टीम को। तो अटल जी ने ये होम मिनिस्ट्री रिलक्टेंट थी, लेकिन अटल जी ने कहा नहीं हम भेजेंगे, और अटल जी ने तय किया कि टीम जाएगी। तो इनकी ताज मान सिंह में सिक्योरिटी ब्रीफिंग कराई, वहाँ सारा उनको सिक्योरिटी का कि भाई आपको ऐसे ऐसे प्रिकॉशन लेने के लिए, तो लड़के थोड़े से आश्वस्त हुए कि भाई जी। कोई नहीं, चिंता की जरूरत नहीं है। वहाँ पे फिर अटल जी ने चाय पे भी टीम को बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ जीत के ही नहीं आना है, दिल भी जीत के आने हैं वहाँ लोगों जो के, हुआ। जो हुआ। जी। और मुझे मुशर्रफ ने कहा था कि शुक्ला साहब आप आइए तो मैं खुद हर स्टेडियम पे जाऊंगा और पाकिस्तान क्राउड को विद फोल्डेड हैंड्स कहूंगा कि टीम इंडिया को चीयर करें, वाह! मैं आपको जबरदस्त इस्तकबाल दूंगा, स्वागत माने, और प्रेसिडेंशियल लेवल की सिक्योरिटी दूंगा आपकी हुँ। टीम को। वो दिया उन्होंने, बहुत क्या स्वागत हुआ। तो मुझे याद है कि राहुल जी और प्रियंका जी ये भी थे उसमें, कराची वाले मैच में गए थे यहाँ से तुम लोग, अरुण जेटली भी आए थे। तो कोई 5-10 हजार लोग गांधी फैमिली को रिसीव करने कराची एयरपोर्ट पे आए थे। हुँ। इतनी भीड़ थी वहाँ हाँ। देखने के लिए और इतना ये करने के लिए। और जमाली साहब ने बड़ा प्लेन PIA का था उस जी, दिन, दूसरा एयरक्राफ्ट लगाया जिसमें जो है काफी कैपेसिटी ताकि लोग बहुत आ सके। जी। फिर लाहौर वाले मैच में ब्रजेश मिश्रा जी, रंजन भट्टाचार्य, हुँ। तमाम मिनिस्टर सारे लोग गए थे, रविशंकर Do प्रसाद you वगैरह। do you think we'll ever see a bilateral series between India and Pakistan again? तो अभी तो नहीं कह सकते, जब तक गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट की परमिशन जब होगी तो निश्चित रूप से ये चीजें तो But होंगी ही ना कभी भविष्य में ना। I feel bad क्योंकि obviously geopolitical tensions बहुत है हम दोनों के देशों के बीच, एंड आई थिंक इट्स फॉर राइट रीजन, क्योंकि पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत कुछ गलत भी किया है भारत में। बट जब आप पाकिस्तानी से मिलते हो दुबई में, यूके में, बहुत भाईचारा होता है, मतलब आम जनता में। हाँ हाँ, जनता पीपल टू पीपल रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं। और क्रिकेट जब की ये बातें बहुत गवर्नमेंट होती है। लेवल पे आती तभी ये होता है। मतलब आई थिंक एटलीस्ट जो क्रिकेट फैंस है दोनों साइड से, दे वांट अ बायलैटरल सीरीज टू हैपन एटलीस्ट हाँ दुबई में न्यूट्रल वेन्यू पे। बिल्कुल। ऐसे हो सकता है। हाँ लोग अब वो देखो न्यूट्रल वेन्यू पे तो तैयार हो, बायलैटरल सीरीज के लिए न्यूट्रल वेन्यू पे तैयार होना पड़ेगा, अभी उसकी परमिशन नहीं है। क्योंकि आइडिया यही है कि एक दूसरे के सॉइल पे खेलें, लेकिन जब तक इसमें बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की कंसेंट होना और सिक्योरिटी क्लियरेंस, बिना उसके नहीं हो सकते। वो एक इंसिडेंट जो श्रीलंका की टीम के साथ हुआ उसके बाद से माहौल बिगड़ गया, वरना तो सब सही चल रहा था। जी, जी, जी। डू यू थिंक पाकिस्तानी प्लेयर्स कभी आईपीएल में खेलेंगे सर फिर से? देखिए जो पाकिस्तानी कमेंटेटर और अंपायर्स इनको तो हम लेते रहे हैं, लेकिन अभी प्लेयर्स का ये है कि वो फ्रेंचाइजी के ऊपर होता है, फ्रेंचाइजी पिक नहीं करते, और हमने डाला भी नहीं उनको अभी। मुश्किल है। अभी कभी कुछ भविष्य की इन चीजों पे कुछ नहीं कह बट सकते। बातें होती हैं इसकी। नहीं बातें कई फ्रेंचाइजी करते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज ये है कि अभी अभी इस मामले में मुश्किल लगता है। वुड यू लाइक टू सी 14 आईपीएल टीम्स? देखो एनीबडी वुड लाइक IPL टू बी एक्सपेंडेड, जी। लेकिन कि 14 IPL टीम के बजाय एक एडिशन हो सकता है IPL ओवरसीज। पूरा साल में एक बार IPL होता है, एक छोटा एडिशन और हो सकता है जो ओवरसीज में हो सकता है, हम्म। उसमें आप टीम ला सकते हैं। और ये क्योंकि बहुत एपेटाइट है क्रिकेट के लिए बाहर, जी, जी, जी। इंग्लैंड जो क्रिकेट प्लेइंग नेशन उनमें तो है ही, लेकिन आप यूएई देख लीजिए, कतर देख लीजिए, सऊदी अरबिया देख लीजिए, सब यूएसए। क्रिकेट के लिए मांग। और US सबसे बड़ा, अमेरिका, मतलब कोई मैच हो इंडिया का 2 घंटे में वेबसाइट ये कर जाती है, जी। टिकट एकदम धड़ाक सेल होते हैं। अभी वर्ल्ड कप का मैच था वहाँ न्यूयॉर्क में, अब देखो कितनी भीड़ थी। I mean, I'm sure BCCI is thinking of this, sir, but
आई जेन्युइनली फील कि बीसीसीआई सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है क्रिकेट की दुनिया में, एंड अगर क्रिकेट को यूएसए या नाइजीरिया में ग्रो करना है तो बीसीसीआई का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। जहां भी होगा बीसीसीआई का हाथ उसमें रहेगा, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स से बहुत फर्क पड़ता है, हर जगह इंडियन जी। ऑडियंस है। और अब आईसीसी चेयरमैन जय साय जी हुए हैं, तो आईसीसी का मेन जो वो था ये टारगेट। मैंडेट, वो यही था कि आप क्रिकेट को एक्सपेंड करो। इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड कप ये सब आयोजित की गई, कुछ से जो पैसा उसे दूसरे कंट्रीज में। अभी तक वो पर्पज उतनी अच्छी तरह से अचीव नहीं हो पाया। अब जैसा नए चेयरमैन हुए हैं तो उनको ही काम करना पड़ेगा। यूएसए नाइजीरिया में हाँ, एक्सपेंशन। और जहाँ जहाँ मतलब अगर वो दोहा में अगर वो फैसिलिटी बनाए, सऊदी अरबिया में फैसिलिटी बनाए, अगर जो है वो अमेरिका में हो सके, तो वो इस काम को किया जा सकता है। क्रिकेट को दूसरे देश 10-12 देश का वर्ल्ड कप नहीं कैसे कहोगे आप? कॉमनवेल्थ कप है। हाँ, आप देखो नहीं कि ये कॉमनवेल्थ भी पूरा नहीं ना, हम्म 4 देश तो यही हो गए, इंडिया, बांग्लादेश, पांच अब। श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 5वां जी और जी। नेपाल 6वां। ट्रू। होप श्रीलंकन क्रिकेट रिटर्न्स। हाँ, याद आती है क्या, श्रीलंकन अरे क्रिकेट की वाह, सनत जयसूर्या, ना, ओह, दिलशान, क्या जयवर्धने। क्या उनकी होती थी। मैंने ना मुरली सर से पूछा इसके बारे में, वो आए थे शो पर। मैंने पूछा कि क्यों आए ये जो भी श्रीलंकन क्रिकेट में हो रहा है। वो बोले कि वी डोंट नो, और पढ़ी भी नहीं है। दैट्स द वाइब आई गॉट। वनडे को जीतने की कला जो जी। श्रीलंकन ने सिखाई, वो कोई नहीं कर सकता। बीसीसीआई कुछ कर सकता। 15 ओवर में 30 से 50 रन हम लोग बना पाते थे, जी जी जी। ज्यादातर टीम बनाते। उन्होंने 15 ओवर में 100 से ऊपर रन बना के दिखाए। एग्रेशन फर्स्ट ओवर से जो लाए वो सनत जयसूर्या, जरूरत, ये सब लोग लाए। वो बहुत जबरदस्त टीम होती थी। देखो ना, जब उन्होंने जी लाहौर में जीता था वर्ल्ड कप, कलकत्ता में हराया था लेजेंडरी प्लेयर्स सेमीफाइनल निकले। में, ओके। टीम कुक टिम है। कुक। हाँ। थॉट्स ऑन टिम कुक। नहीं, टीम कुक का बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे आईपीएल देखना है। अच्छा। तो इनका मैसेज, मैं आईपीएल चेयरमैन था, इनका मैसेज आया कि वो देखने आना चाहते। जी। तो मैंने कहा इज मोस्ट वेलकम। तो वो उस समय चाइना में थे, संघाई में किसी जी। मीटिंग के लिए गए थे। तो वहां से वाज सपोज टू कम टू इंडिया। इंडिया टू वॉच द गेम। विशाखापट्टनम में गेम था, मैं पहुंच भी गया वहां कि इनको मैच दिखाएंगे, लेकिन इनका प्लेन वहीं स्टक हो गया, टेक ऑफ देर से हुआ। अच्छा। तो उनका वहां से मुझे फोन आया कि यहाँ से 4 घंटे डिले हो गए, तो आई विल बी लैंडिंग अराउंड 2 in the night। I said then there is no point to come here because match will get over by 11 o'clock, 10:30, 11 o'clock. So you will be missing the match. He said, then I said, then next match is in such a area, UP, where, you know, that's in Kanpur, so it would be little difficult for you to reach to Kanpur. क्योंकि उसमें रात में एयरपोर्ट बंद हो जाता है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट है, और यू हैव टू ड्राइव डाउन ऑल द वे टू लखनऊ टू टेक द रिटर्न फ्लाइट। उनका खुद के जेट थे जिससे आते थे। वो इतना मैंने उनको बोला, तो उनका ठीक है, आई विल सी। कानपुर के मैच में एक दिन पहले मुझे फोन आता है कि इज कमिंग, ही इज इन हैदराबाद एंड डायरेक्टली लैंडिंग टू कानपुर। जी। तो फिर मैंने सारा इंतजाम किया और ये वो, और पुलिस वुलिस लगाई, स्कॉट वगैरह उनकी गाड़ी पे, और सीधे होटल में हमारे पास आए। उनको मैंने कानपुर की चाट खिलवाई। संजय दत्त भी थे वहाँ हमारे साथ बैठे, तो भी देखने आए थे मैच। अच्छा। हाँ, उनसे मिलवाया और ये चाट वाट खिला के वहीं पे उनको ठहरा दिया 2 घंटे के लिए। और इसके बाद फिर मैच देखने के लिए हम 7 बजे निकले, जी। 6 बजे, 6 साढ़े जी 6 जी। बजे। कानपुर वगैरह में तो होता है कि 40,000 लोग अंदर और 50,000 लोग बाहर खड़े रहते हैं भीड़ के बीच में। तो संजय दत्त का शहर में था कि संजय दत्त जो है वो मैच देखने आ रहा। तो भीड़ पूरी संजय दत्त को देखने के हमारे काफिले पे, संजय दत्त पीछे की गाड़ी में बैठा हुआ था, इस गाड़ी में मैं और टिम कुक थे। तो वो पूरा गाड़ी के ऊपर टूट रहे थे। Oh my God. लेकिन दे वांटेड टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ संजय दत्त। उनको उतना टिम कुक किसी दिन आया था, तो टिम कुक का पता था नहीं कि पढ़ी तो नहीं है। जानते भी नहीं, लोग जानते थे लेकिन उस तरह नहीं। तो टिम कुक ने इतनी भीड़ देखी तो मुझसे बोलता है क्या, आई नेवर न्यू दैट आई एम सो पॉपुलर इन इंडिया, है ना, कि पीपल आर थ्रॉन्गिंग अपॉन हिज कार। बताया उनको हाँ, कि आप वो नहीं बताया, लेकिन उनको खुश रखा। फिर वो उन्होंने पूरा मैच देखा, बहुत खुश हुए, इंटरव्यू दिया, सो कानपुर आ गए।
जी। और ही लाइक द क्रिकेट। बाद में उनका थैंक्स पूरे ईमेल भी आए, अभी भी बीच बीच में टच में रहते हैं। अच्छा। यहाँ भी अभी साल भर पहले पिछले वाले मैच में आए थे यहाँ दिल्ली में। संजय दत्त के साथ कभी चिल किया आपने? हाँ बहुत, तो बस उनके साथ बहुत मजा आया था, एक एपिसोड किया था, बहुत भाईचारे वाली एनर्जी उनकी, हाँ वो बहुत सबके साथ चिल कर लेता है ना। फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स, कैसे हैं वो? बहुत अच्छे आदमी। बस क्या है ना, परसेप्शन बिगड़ा हुआ, हम्म लेकिन आदमी बहुत अच्छा। हम्म उन्हें पॉडकास्ट करना चाहिए फिर से, फील हाँ। की भारत को जानना चाहिए असली संजय दत्त है कौन। हाँ। हम्म दत्त साहब भी बड़े भले आदमी थे, फादर उनके, जी। सुनील दत्त जी मिनिस्टर थे यहाँ। ओके, एक थोड़ी सी शिकायत है, ठीक है। मैंने प्लेयर से भी बात करी इसके बारे में, और बहुत सारे फैंस भी ये मानते हैं, छोटी सी शिकायत है। सी वी लव द आईपीएल, ठीक है, और फैन कल्चर बढ़ रहा है, जेनजीज और भी ज्यादा फॉलो करते हैं, जेन अल्फा यानी कि बॉर्न आफ्टर 2007 वो और भी फॉलो करते हैं क्रिकेट। पर ये जो टीम्स डिसॉल्व हो जाती है ना हर 3-4 साल में, उससे फैन कल्चर हल्के से टूट जाता है, क्योंकि प्लेयर से लगाव फील होता है, यू नो। देन टू सडनली सी कि अब हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस में खेलने के बदले चेन्नई में खेल रहे हैं, वो थोड़ा दिल टूट जाता है वो देखकर। तो यही देखने के लिए हमने रिटेंशन पॉलिसी, अब देखो ना आज हम कितने रिटेंशन दे रहे हैं, 6 लोग कम से कम, 5 और +1, तो वही कि टीम के आइडेंटिटी प्लेयर के साथ बने रहे, उसीलिए रिटेंशन पॉलिसी दी गई जी। तो इसीलिए तो है। पूरी पूरी 12-12 की टीम कैसे रख सकते, फिर दूसरे लड़कों को अपनी वैल्यू पता लगाने का मौका कब मिलेगा अगर उनको ऑक्शन में नहीं डालेंगे। मतलब सर ये सिस्टम हमेशा रहेगा आईपीएल में, डिसॉल्विंग का? रिजॉल्विंग कहाँ है, ये रिटेंशन दे के हम 50% डिसोल्यूशन रोक देते ना। बल्कि हमारे साथ पहले तो यही था कि 3 ही का रिटेंशन दो, जी। और बाकी किस लड़कों को अपनी किस्मत आजमाने दो। ये पर्सपेक्टिव फुटबॉल और बास्केटबॉल में से आ रहा है सर, कि वहां ना वो डिसॉल्विंग का कल्चर नहीं होता, दैट्स व्हाई द फैन कल्चर इज वेरी डीप टुवर्ड्स द प्लेयर्स। हाँ लेकिन यार उसमें भी तो है नए प्लेयर्स को, रिंकू सिंह वो पहले चल रहा था 50 लाख में खेल रहा था, तो अगर रिटेंशन नहीं होता आज 14 करोड़ में बिका और बेचारा गिर। तो ये लोगों को अपनी वैल्यूएशन का अंदाजा, श्रेयस अय्यर वो कितने में खेल रहा था, वो लगाया 25 करोड़ में गए। देखो सर, डिसॉल्विंग के एक पॉजिटिव साइड ये है कि टीम्स बैलेंस हो जाती हैं फिर से, यू नो, इट्स अ चांस टू रीबूट, एक्साइटमेंट बढ़ती है डिसॉल्विंग से वगैरह। ये सर मेरी केटी फेवरेट है। पेरी, ये आईपीएल के मैं चेयरमैन था, तो ये चेन्नई का जो हमने वो रखा था इनॉग्रल सेरेमनी, उसमें आई थी। इनको आईपीएल और क्रिकेट के बारे में समझाया? हाँ समझाया, पूरी ब्रीफिंग की थी, वहाँ पे आई थी। किन की मैच देखी थी इन्होंने? फर्स्ट नहीं, इनॉग्रल सेरेमनी में थी जो एक दिन पहले हमने किया था। ओके, शी डिडंट वॉच अ मैच। ओके, कैसा लगा इंडिया इनको? देखो ये लोग होते हैं कि जब ये इनकी अपनी फी लेते हैं, फी लेने के बाद आते हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि आके यहाँ इतना प्यार मिलता है कि जब वापस जाते हैं तो खुश होके जाते हैं। विल स्मिथ की याद है? ये हिंदुस्तान टाइम्स के जो HT समिट होती है जी, उसके डिनर में आए हुए थे, वहां मिले थे। ये अभी उसका इस्कॉन में भी ज्यादा जाते हैं आजकल। हाँ, उसमें मिले तो काफी इंटरेस्टिंग, बड़े फ्रेंडली पर्सन है, तो वहीं पे मिले तो वो फोटो वहाँ। क्या बात करी इनके साथ, ये बहुत डीप भी है। इनका कभी यूट्यूब चैनल देखा आपने? नहीं वो तो मैंने नहीं देखा, वहीं पे मिले थे तो वहीं से भी बात हुई थी। तो ओके, याद क्या है इनके बारे में? पर बहुत याराना दोस्ताना सबसे बहुत। कभी कभी बीच में थप्पड़ भी मार देते हैं। वो तो एक को मारा जिसने उनकी वाइफ के बारे में गलत बात की थी, जी। इसलिए उसको चलते अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने मारा था। तो वो गुस्सा किसी को भी आ सकता है। पर स्वभाव कैसा है? प्यारा स्वभाव बहुत अच्छा, हम्म he appears to be a thorough gentleman। ये मैं आपसे इसलिए पूछा हूं क्योंकि आप इतने सफल लोगों से मिले हो, एंड ऑनेस्टली इतने सफल लोग आपके ब्रोज हैं, दैट्स व्हाट आई फील। फेयर टू से? हाँ हम कह सकते हैं। आपके ब्रोज एक्चुअली कौन है जिंदगी में, आउट तुम ऑफ फेमस पीपल में से? तुम ही बन गए हो। ऐसे बहुत है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूमर्स शाहरुख खान आपके ब्रो हैं। हाँ है ब्रो? बिल्कुल। कैसे रहते हैं एज अ ब्रो? क्यों, रिश्ते हैं, रिश्तों से। और जो जैसे इतने साल की 2 दशक की 2 डिकेड्स की रिलेशनशिप है, और घर की रिलेशनशिप है फैमिली के साथ, तो वही। जैसे आपने समदीश के इंटरव्यू में कहा था कि हर कोई आपसे कहता है सर शाहरुख से मिला दो, या इन्हें शाहरुख से मिला दो। ये तो शाहरुख की पॉपुलैरिटी है, इतनी जबरदस्त पॉपुलैरिटी यहाँ भी और अब्रॉड में भी, जी। कि मैंने देखा है कि लोग मिलना चाहते हैं, तो अगर उनको पता चल जाए कि आप शाहरुख को जानते हैं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन उसको कितना तंग करना, कितने लोग, तो मैं वो मिलाने लाने काम तो करता नहीं है ना, लेकिन ये कि बता देता हूँ कि कोई, हाँ ये
ये इम्पोर्टेंट व्यक्ति ये मिलना चाहता हूँ, उसके कान में डाल दिया, क्योंकि आदमी को तंग भी करना ठीक नहीं रहता, उसका खुद ही इतना बिजी हेक्टिक शेड्यूल रहता। और मैंने जो शाहरुख की खासियत देखी कि वो इंडिया में तो पॉपुलर होना बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक है, जो ओवरसीज उसकी पॉपुलैरिटी है वो किसी भी इंडियन एक्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और एक दो बार मैंने उसके साथ वॉक किया लंदन में छुट्टियों में, तो हम हाइड पार्क की तरफ गए, तो वहाँ तमाम इजिप्शियन और दूसरे कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो छुपा के अपनी एंटिटी चल रहा, तो वो आ गए, खान 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 ऐसे करके वो लग गए दूसरे से। तो वहाँ से निकल के हम लोग सड़क पे वॉक करने लगे, तो सड़क पे जो है वो वहाँ भी थोड़ी देर में भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो एक बस जा रही थी, शाहरुख ने कहा बस में चढ़ जाओ, अगले स्टॉप पे उतर जाओ, तो बस में चढ़ गए, अगले स्टॉप पे उतर गए, फिर चलने लगे इस तरह से। मतलब तो उसकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, जो मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो हिंदी मूवी नहीं देखते होंगे, अगर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपालीज, श्रीलंकन करें तो समझ में आता है, लेकिन अगर फ्रांस के लोग करें, फ्रेंच, और उसके पार्क लाइन पे जो घर उसके बाहर भी लोग खड़े रहते हैं, तो वो जबरदस्त है। यहाँ खड़ा होना तो चलो ठीक समझ में आता, लेकिन वहाँ भी मुझे याद है कि मिस्टर बच्चन की भी इसी तरह की थी, अभी भी होगी, तब थी। मैं एक बार ये गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनके साथ मैं गया हुआ था बाहर टूर, उन्होंने रीडिस्कवर गांधी किया था टूर, जिसमें ये तब वो की बात है, ये गुजराल साहब प्राइम मिनिस्टर थे मेरे ख्याल 96 97 में, है ना। तो वो उन्होंने रीडिस्कवर गांधी, तो जहाँ जहाँ गांधी रहे थे वहाँ वो गए थे, उसमें वो युगांडा भी गए थे, उनके नाम पे कुछ ये था, उनकी अस्थियाँ वहाँ पे विसर्जित की गई थी। फिर वहाँ से वो साउथ अफ्रीका गए थे, टॉल्स्टॉय फार्म, जिस बैरक में जेल में थे उसको विजिट करने गए थे। फिर जो है वो उनके डरबन में जो घर था, है ना, वहाँ पे गए थे, फिनिक्स उसको बोलते हैं, वहाँ पे गए। तो जहाँ जहाँ गांधी ने रीडिस्कवर किया था उसी में फिर वो इजिप्ट गए थे, उसी में उसी विजिट में। तो वो गुजराल साहब रात में वहाँ के प्रेसिडेंट से मीटिंग करके लौटे, तो मुझे अपने कमरे में बुलाया, मुझसे कहने लगे कि राजीव वो अमिताभ बच्चन को जानता है? तो ऐसे गुजराल साहब बोलते थे, पंजाबी आदमी। तो मैंने कहा जी जानता हूँ। कहले यार बात करो उससे, यहाँ जब मैं प्रेसिडेंट गया तो उसने एक ही मांग की है कि यहाँ अगर अमिताभ बच्चन को एम्बेसडर बना दो इंडिया का, तो इंडिया इजिप्ट रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि आप हाँ तो नहीं कराए हैं, मैंने कहा वो नहीं तैयार होंगे एम्बेसडर बनने के लिए यहाँ जो है। अच्छा, मैंने हाँ। तो अब सोचो कि उनका एक भोलापन था, लेकिन ये इस तरह की डिमांड आती थी जी जो इस तरह के पॉपुलर फिल्म स्टार हैं। अब चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे हर जगह के प्रेसिडेंट जो है शाहरुख की बात करते हैं। ऐसे लोगों की जिंदगी एक्चुअली कैसे होती है, शाहरुख खान की, अमिताभ बच्चन की, मतलब अंदर ही अंदर कैसे होती है? अंदर अंदर ही होते कि रात दिन एक जो ग्लैमर और सेलिब्रिटी वाली बात तो रहती है दिमाग में, तो उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम चले। इसमें वही आदमी कामयाब होता है जो माइंड सेट से एकदम ग्राउंडेड रहता है और समझता है कि सब तो ये है जब तक हम, हाँ नहीं, जब तक हम हैं ये चल रहा है तब तक ये जो है बाद में ये कुछ नहीं रहने वाला, तो अपना बिल्कुल धरातल पे रहो, वो वाले सफल होते हैं। समझदार लोग ये समझ लेते हैं कि ये सब टेम्पररी है, हाँ, फेम इज नॉट परमानेंट। और आप ये कह रहे हो कि और फेमस मतलब लोगों का दौड़ना, फोटो खिंचाना, ऑटोग्राफ लेना, वो भी तो एक बड़ा टेम्परेरी मूवमेंट है ना, वो लेके चले गए, इसका दिया आप उसमें खुश हो बैठे, लेकिन अल्टीमेटली जब शाम को घर लौटते हो या अपने कमरे में बैठते हो तो आप वही हो ना जो थे शुरू से। वैसे ही आप खाना खाते हो, वैसे आपको सोचना पड़ता है और क्या करें, सर और अंदर ही क्या अंदर करें। खुश रहते हैं क्या फिल्म स्टार्स? कई खुश रहते हैं, कई स्ट्रेस में भी रहते हैं, कई जो है इसको यूं ही स्ट्राइड्स में लेते हैं कि हाँ ठीक है। बट आई वुड अज्यूम कि अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जहां तक पहुंचे हैं फेम वाइज, इज दैट पॉइंट ऑल्सो हैप्पी या वो ऑब्वियसली लोनली? ये फीलिंग ऑफ अचीवमेंट तो होती है, फीलिंग ऑफ अचीवमेंट होती है कि हम कहाँ से कहाँ तक, उसमें भी अगर संघर्ष से आप निकले हो जी, जो फीलिंग अमिताभ जी को होगी वो अभिषेक को नहीं होगी, क्योंकि अमिताभ जी संघर्ष से निकले हैं। मतलब जो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं चरनी रोड, नैनवन पॉइंट के चरनी रोड की बेंच पे रात रात भर सोया हूँ बिना खाए पिए, है ना, सड़क पे सोना एक तरह से, मतलब चरनी रोड पे जो बेंच होती थी, भटकते रहते थे, तब जाके उनको, तो उन्होंने अपनी मेहनत से सब सारी अर्जित की।
शाहरुख ने भी बड़ा संघर्ष किया। शाहरुख के मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई। हम्म, एक बहन और उसको सबको देखभाल करना, उसमें शाहरुख ने भी बहुत भयानक संघर्ष किया। जब आप इंटरव्यूज लेते थे, आपने शाहरुख खान का इंटरव्यू लिया था लिया तब? था। यंग शाहरुख खान का? हाँ, वो इसकी शूटिंग चल रही थी उसकी, उसका लिया था फतेहपुर सीकरी में। ये एक फिल्म थी सुभाष घई की, परदेस? परदेस। ओके। हाँ, मतलब उसकी शूटिंग। 32 इयर्स ओल्ड, 31 हाँ इयर्स ओल्ड, ऐसे कुछ? कैसे थे वो एट एज 30 रफली? गुड लुकिंग, अच्छा शार्प एक्टर। सिगरेट पीते तो उस इंटरव्यू में भी सिगरेट पी रहे हैं। मतलब मैंने ना उनका, आपका इंटरव्यू देखा है बहुत पहले, और रॉन्डेवू विद समी गरेवाल का इंटरव्यू देखा है। हाँ। दोनों ही इंटरव्यू में मैंने ये देखा कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा हल्का सा गुस्सा वो था उनमें, हल्के से, नॉट इन अ बैड वे, बट उस गुस्से की वजह से उनको ग्रोथ मिली है। आई ऑल्सो फील कि वो एक्चुअली अंदर नहीं, ही वो अंदर थोड़ा बहुत थोड़ा कम्पिटिटिव किन्हीं है। कुछ सवालों के जवाब में एग्रेशन लोगों में होते ही है। जैसे उसमें एक सवाल जिसमें आप बात कर रहे हो, जी। ये था कि सुना है आपके यहाँ इनकम टैक्स वालों का छापा हुआ, तो कल हुआ और टंकी में फंसा। मतलब ना हमारे यहाँ देख लो आगे टंकी में फंसा रखा है, अरे क्या। तो वो उस पे उन्होंने उस तरह का एग्रेसिव जवाब दिया था। बाकी सारे जवाब बहुत अच्छी तरह से कूल थे। व्हाट इज द ट्रेट नीडेड फॉर दैट लेवल ऑफ सक्सेस आपके अकॉर्डिंग? मुझे लगता है ये तो ऊपर वाले की कृपा और आपकी मेहनत, और सबसे बड़ी जो मेहनत के साथ साथ जो आप स्ट्रेटजी और प्लान क्या बनाते हैं, अपना रोड मैप क्या बनाते हैं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं। एक बैल जो है पूरा दिन घूमता है कोल्हू के जी। आसपास और सिर्फ 5 लीटर तेल निकालता है। वही एक व्यक्ति सोच के डिसीजन लेके बड़ी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री जो है लाखों लोगों के काम कर देता, और उसकी इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर बनाता रहता। तो ये होता है कि आपका प्लान से ज्यादा स्ट्रेटजी क्या है, रोड मैप आपने क्या बनाया, उसके साथ मेहनत, इन सब के ऊपर भगवत कृपा। सेम रूल्स अप्लाई टू पॉलिटिक्स? एवरीवेयर, हर एवरी इंडस्ट्री स्पेयर में? ऑफ लाइफ, इंडस्ट्री, हर एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। ओके। आप लॉबिंग कर लें, कट थ्रोट कंपटीशन कर लें, मिलना हुई वो जो मिलेगा, हम्म। तीसरा माल ले जाएगा उसका फायदा। आपने क्रिकेट वर्ल्ड के साथ ऑब्वियसली हैंग आउट किया है, फिल्म वर्ल्ड के साथ हैंग आउट किया है, पॉलिटिशियंस के साथ हैंग आउट किया है। आपको सबसे ज्यादा मजा कहाँ आता है? मुझे क्या, मैं तो उसी दिन जो है राष्ट्रपति जी से भी मिलता हूँ, और फिर अपने ड्राइवर से भी वैसी बात करने लगता हूँ, कुक से भी वैसे बात करने लगता हूँ। जी इससे जी। कोई एक सीमा के बाद फिर फर्क नहीं पड़ता हाँ जी। किससे आप क्या बात करो, आपको सिर्फ जो है अपने कन्वर्सेशन को बदलना होता। तो इससे कोई, तो सब चीज़ें मजा आता। जब बॉलीवुड के लोग बॉलीवुड के लोगों से, क्रिकेट तो क्रिकेट वाला, और पॉलिटिक्स में तो पॉलिटिशियंस है। Okay. How are so many people drawn to you so much? मतलब आप ये सेंट्रल पॉइंट कैसे बन चुके हो जिंदगी में? क्योंकि मैं तीनों में रुचि लेता हूँ, तीनों में मैं सक्रिय रहता हूँ। बीसीसीआई मुझे 34-35 साल हो गया लगातार, जी। है ना। अब तो शायद सीनियर मोस्ट में ही हूँ, तो वहाँ पे 34-32 साल लग गया। तो लगातार उसमें सक्रिय, सबको टाइम देता हूँ सबके हिसाब से। जी जी। पॉलिटिक्स में चौथा टर्म में राज्यसभा में मिनिस्टर भी था, तो 21 साल तो राज्यसभा में हो गए, जी। है ना, वहाँ पे पार्लियामेंट में। और उसके पहले जर्नलिस्ट था, टीवी एंकर भी था, और 2-3 किताबें भी लिखी मैंने, है ना, तो वो भी है। और बाकी जो है क्रिकेट, पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, यही सब हो गया। मीडिया भी, न्यूज़ चैनल भी है हमारा, जो हमारी पत्नी चलाती हैं अनुराधा, और 2 चैनल हैं, बॉलीवुड का भी चैनल है। जी। तो वो अपना वो करती रहती, मैं ये करता रहता हूँ, तो फिर भी बहुत टाइम बचा रहता है। उसमें क्या करेंगे, तुम सलाह दो। How does it feel being on that side of the interview chair? You feel important because I've been interviewing people, must have interviewed more than 250 personalities. जी। So sitting on that side means all the time you are thinking, busy, that I have to complete this episode. Sitting here means that Enjoy. Okay. I'm just enjoying my time with you. Genuinely आपसे चीजें जाननी है। Like मैं बहुत बड़ा क्रिकेट फैन हूँ, ठीक है, और आप बहुत सालों से क्रिकेट से जुड़े हुए हो। वो सफर कैसा रहा? With the BCCI, seeing the rise of Sachin. 91 से मैं बीसीसीआई में हूँ, यूपीसीए और उससे पहले से, और 91 से बीसीसीआई में लगातार। तो शुरू से हमें एक पैशन था क्रिकेट के लिए। तो वो क्रिकेट तो कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल पे लोग खेलते हुए भी खेला, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर का
पैशन था कि कैसे इसको चलना चाहिए। तो कानपुर में क्या ना कि कानपुर एक सेंटर था क्रिकेट का, ग्रीन पार्क। जी जी पहले 5 जगह सिर्फ टेस्ट मैच होते थे, उनमें कानपुर एक था, है ना। तो वहाँ ऑब्वियसली जब टेस्ट मैच होता था उसके लिए पूरी तैयारी, सुबह 5 बजे से हम लोग निकल जाते थे साइकिल लेके, जी जाके अपनी जगह कब्जा कर ली स्टूडेंट गैलरी में, वहाँ से बैठ के देखते थे 5 दिन का टेस्ट मैच। जी। 5वां दिन जब आ जाता तो बड़ी हताशा होती थी कि वह अब खत्म हो रहा है मैच। ज़्यादातर ड्रा बचपन होते में थे। फेवरेट प्लेयर कौन था सर आपके? उन दिनों में जब ये थे, तब जब हम देखते थे तो गावस्कर थे, वाडेकर थे, ये लोग थे, और एक टोनी लुइस था, क्या? टोनी ग्रेग था, एक सीहन था ऑस्ट्रेलिया का, और ये वेस्ट इंडियन बॉलर्स जो थे, जी वेलकम मार्शल और ये लोग, उसके पहले आते थे वो बड़े, उनको तो मैंने नहीं देखा, मैंने यही वाले देखते थे। और ग्रीन पार्क के बाहर में, मतलब वहाँ तो ये था कि स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट टिकट मिलते नहीं थे, बहुत कम टिकट होते थे। जी तब देखे कैसे, तो जुगाड़ से घुसने की कोशिश होती थी, भाई कोई पुलिस वाला अंदर घुसा दे। तो ग्रीन पार्क के बाहर एक बार खड़े रहे, हम्म और वो जिससे बात हुई थी हमारे पिताजी की, जिस पुलिस इंस्पेक्टर से को अंदर कर देगा, वो वहाँ दिखे ही नहीं, तो फिर लौट के आना पड़ा। तो अभी भी मैं करता हूँ कि अब मैं वहाँ मैं कराता हूँ तो मैं कुछ बचा के रखता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पासेस, और जब मैच शुरू हो जाता है तो मैं गाड़ी लेके बाहर निकलता हूँ। तो जो छोटे छोटे बच्चे खड़े होते हैं, जो वाह बेचारे जो अंदर नहीं घुस पाते जी हैं, उन सबको जो है बांटता हुआ मैं नाइस चला जाता हूँ। और इसके बाद मुझे जो अच्छी बात लगती है, कोई थैंक यू तक नहीं कहते, उनको ऐसा लगता है कि जैसे मिला वो देखते हुए नहीं, भाग के गेट की तरफ घुसते हैं कि जी जैसे कोई बहुत बड़ी अमानत मिल गई हो। तो वो जो खुशी है वो जबरदस्त वो रहे। तो मैं जब इंग्लैंड में मैनेजर बन के टीम इंडिया का गया नेट वेस्ट सीरीज में 2002 2002 में, तो वहाँ तब ये परंपरा थी कि एमसीसी जो है, एमसीसी डिनर देती थी इंडियन मैनेजर के ऑनर में, काफी सम्मान देती थी। लॉर्ड्स पे डिनर होता था, उनको पैक्ड, कुछ 600, सब बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ सारे गोरे वहाँ पे रहते थे वहाँ पे। तो उसमें जब सब वो आ जाते तो आप लाइन में, मतलब मैनेजर और जो प्रेसिडेंट होता है एमसीसी का, जी उन दिनों मुझे याद है टेड डेक्स्टर थे प्रेसिडेंट, पहले इंग्लैंड के कप्तान भी थे। सो टेड डेक्स्टर कैप्टन थे, तो हम दोनों लोग खड़े हुए, बाकी सब क्यू में आके हाथ मिलाते हुए जाते हैं। फिर 1 घंटा बचाया जाता है, घंटी, और वहां से वो डिनर शुरू होता है वहां पे। तो एक आदमी, सब लाइन में लगे हुए थे, तो एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया सफेद बाल का, उसने कहा कि मिस्टर शुक्ला, आई एम टोनी लेविस, फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड। तो मैं उसकी तरफ देखा, मुझे याद आ गया कि यार मैं ग्रीन पार्क के बाहर सड़क पे खड़ा रहा था, इसकी टीम अंदर थी, वाह चौके छक्के पड़ रहे थे, लेकिन मैं अंदर ग्रीन पार्क के नहीं जा सकता था वहां से। ये कैप्टन था। फिर टोनी ग्रेग, मैं उस पर टोनी ग्रेग था, टॉल वो, है ना जी जी वो। इंडियन ड्रेसिंग रूम कैसा था तब? गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, हाँ, सचिन, बहुत स्ट्रांग था, ये सब स्टॉलवर्ड्स। ड्रेसिंग रूम की वाइब कैसे होती थी? ड्रेसिंग रूम की वाइब्स में दिखता तो उस जमाने में बहुत ही स्ट्रांग होती थी, बहुत मतलब बोनोमी थी, लोगों में आपस में बहुत अच्छा ही रहता था, और सब भाईचारा? भाईचारा पूरा रहता था। और नए लड़के को, जो नया बच्चा आता तो उसको चिढ़ाते नहीं थे, उसको बहुत इनकरेज करते थे, यूवी कैफ? जो भी हो सबको इनकरेज करते थे, है? कंपेयर्ड टू नाउ? अब नहीं, इस समय जो है ना, मुझे लगता है अभी भी वही परंपरा चल रही होगी, क्योंकि मैं उस समय इधर तो मैं ड्रेसिंग रूम में एज मैनेजर तो नहीं गया, अब तो काफी सीनियर हो गए, वैसे मैं 4 बार गया मैनेजर बन के। तो ये था, सब बस में जाना, जो बस में 1 मिनट लेट आता था मैं 5 पाउंड जुर्माना लगाता था कि भाई आप 1 मिनट लेट हो गए, पूरा डिसिप्लिन था, इसमें कोई शक नहीं था। डू यू थिंक कि क्रिकेट में इतने पैसों के आने की वजह से क्रिकेटर्स की साइकोलॉजी बदल गई है, where they've become more competitive with each other, और भाईचारा कम हो चुका है? देखिए, भाईचारा तो नहीं कम हुआ होगा, लेकिन इतना जरूर होता है कि अपना स्लॉट लेने के लिए सब मेहनत करते हैं, सब जी कोशिश करते हैं कि भाई हम कैसे सरवाइव करें, हम कैसे परफॉर्म करें। yeah. उसमें ऑब्वियसली जब उसी स्लॉट के लिए जो दूसरे संघर्ष कर रहे हैं वो फिर कटते हैं, तो वो वही बात होती है। उसको कोई कहे कि पर्सनल एनिमिटी है, व्यक्तिगत दुश्मनी है, मैं नहीं मानता, Yeah. लेकिन जो है कि वो, ये तो संघर्ष है सर्वाइवल का। जी सर। आप देखो ना, हर 5 साल में टीम इंडिया 50% बदल जाती है, तो 50% लोग तो सेक्रीफाइस होते हैं, तो वो कौन 50% बचते हैं,
इसकी लड़ाई तो चलती रहती है, संघर्ष, कि हम सरवाइव कैसे करें। सर कौन 50% बचते हैं साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अगेन? जिनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, ड्यूरेबल, और स्लॉट वाइज यूटिलिटी देखी जाती है। कई ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं लेकिन किस्मत नहीं साथ देती है, इंजर्ड हो जाते हैं, एंड सिलेक्शन हुआ एंड मौके पर इंजर्ड हो गए, परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। कई अच्छे हैं जो बॉलर हैं लेकिन बहुत अच्छे बैट्समैन भी टैलेंट आते हैं, लेकिन तब तक नंबर नहीं आता, स्कोर पूरा हो जाता, वो दिखा नहीं पाते, शोकेस नहीं कर पाते अपना टैलेंट। इस पे किस्मत की बात है। दूसरी चीज, सेम स्ट्रोक, सेम शॉट कैन बी 4 एंड सेम शॉट कैन बी कॉट प्रोवाइडेड द इफिशिएंसी ऑफ फील्डर। अगर तेज फील्डर है तो भाग के आया, उसने कैच कर लिया, और थोड़ा ढीला फील्डर है तो वो 4 चला गया। अब आउट हो गया तो बैट्समैन का दोष, ओके, और 4 चला गया तो सारा श्रेय उसको। यानी कि लक तो का फैक्टर लक रहता का है। और चांस का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके, बट जिन लोगों ने सर्वाइव किया ओवर द इयर्स, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट द सचिन्स, यूवीज, धोनीज, कोहली, रोहित, शिखर, इन सारों में कॉमनैलिटी क्या थी? इन सब में कॉमनैलिटी एक तो ये कि इनके रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे थे, फोकस्ड बहुत थे, और ये मैं तो समझता हूँ कि ये एक गुण आता है, निपुणता ही आती है, आपको बिल्कुल गॉड गिफ्ट जैसी होती है जी, है ना, कि आपको के अंदर वो हुनर कैसे आया। तो इसमें कोई बड़ा जरूरी नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इस बॉडी का हुनर इतना जबरदस्त है कि जबरदस्त खेलते हैं वहां पे। तो इनमें ये और सस्टेनेबिलिटी, और सचिन का जहाँ तक ताल्लुक है, सचिन का तो डेडिकेशन बड़ा जबरदस्त है। मतलब 24 साल इंटरनेशनल मैच खेला, मैंने तो कभी नहीं देखा कि कभी वो किसी नाइट क्लब में भी जाता हो विदेश में। एज इन नो नाइट आउट्स? बिल्कुल परफेक्ट डिसिप्लिन में रह के पूरा ही है। और इसके बाद ये अपने खेल पे ध्यान देना, क्योंकि उसका एक बिलीव था कि अगर हमने अपनी गेम को चीट किया तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। कि जिसने जिसने अपने खेल को धोखा दिया, दूसरी तरफ ध्यान दिया, वो सरवाइव नहीं कर पाया। सो धोनी भाई की खासियत क्या थी? यंग धोनी का भी बहुत लगन, बहुत स्ट्रांग जो है कमिटमेंट उनका। ओके, बट नो स्पेशल डिफरेंस बिटवीन हिम एंड द अदर यंग प्लेयर्स? बहुत डिफरेंस है। मतलब मुझे याद है जब उन्हें कैप्टनसी दी गई थी तब ऑडियंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि उन्हें कैप्टन बनाया जाएगा। इट वाज अ बिट ऑफ अ सरप्राइज मूव, बट ऑब्वियसली ड्रेसिंग रूम में कुछ और बात हो रही थी। तो क्या बात थी वो? देखिए, उनको जब कैप्टनसी दी गई है तो मैं भी थोड़ा उसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि शरद पवार जी थे। शरद पवार जी ने मुझसे कहा कि सचिन तेंदुलकर को बात करो, उसको कैप्टन बनाते हैं। तो मैंने तेंदुलकर से बात की, ये बात है 2007 या 8 की, ऐसे मुझे ध्यान नहीं कब की है। तो वो बॉम्बे में बहुत ये बारिश आई थी और बड़ी बाढ़ आई थी, मैं वहीं था। तो एक्चुअली मैं भी उस बाढ़ में फंस गया था, तो वहीं पे तो मैंने सचिन से बात की, तो उसने कहा हम सोच के बताते हैं। दूसरे दिन उसने कहा कि नहीं, मैंने फैमिली से भी डिस्कस किया है, राजू भाई हम कैप्टन नहीं बनेंगे, है ना। तो मैंने कहा नहीं तुम सोच लो। पार साहब बोले नहीं, अभी बात करो, उसको तैयार करो, उसको तैयार करो, है ना। ही वॉज वेरी कीन दैट सचिन शुड बिकम द कैप्टन। तो उसने जो है दूसरे दिन भी मना ही किया कि मैं कैप्टन नहीं बनूंगा, लेकिन उसने एक सेंटेंस उसमें जोड़ा कि मैं जूनियर से जूनियर प्लेयर के अंडर में खेलने को तैयार हूं, लेकिन खुद कैप्टन नहीं बनूंगा। ये उसकी मानता थी वहां पे, और वही हुआ। फिर वो उसने कैप्टनशिप डिक्लाइन की और फिर वो धोनी बनाए गए, और धोनी ने एक सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया। बट तब बोर्ड को धोनी में दिखा क्या था? क्योंकि ऑडियंस डिडंट एक्सपेक्ट इट, आई रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। यंग इमर्जिंग प्लेयर कि ये ही कैन लीड, जबकि विकेट कीपर को कैप्टन बनाना कठिन काम होता है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई ये मैच्योर है, बहुत मैच्योर लड़का है। मतलब किसी कैप्टन को चुना कैसे जाता है, और स्पेशली जो अब तक कैप्टन नहीं बनाए? पहले सर देख के सेलेक्टर से एक व्यू बनाते हैं कि कौन है इनमें से हो सकता है, जिसको जो है उसका टेम्परामेंट, उसका जो है स्टाइल, टीम में उसका इंटरेक्ट करने का तरीका, ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाती है। और परफॉर्मेंस और एम्पैथी। परफॉर्मेंस, इफिशिएंसी, इज स्किल्स ऑफ मेंटेनिंग रिलेशंस विद टीममेट्स, ये सारी चीजें देख के, मैच्योरिटी,
सर आपने पॉलिटिक्स में भी ऑब्वियसली बहुत काम किया है, क्रिकेट में भी काम किया है. हाउ डू यू हैंडल पीपल हु आर डिफिकल्ट टू हैंडल? जो लोग मुश्किल रहते हैं, जो लॉकर रूम में शायद नेगेटिव वाइब फैलाते हैं, हाउ डू यू हैंडल सिचुएशंस लाइक दैट? वही तो चैलेंज है, उसी का तो मजा है. इजी गोइंग आदमी को हैंडल करना क्या मुश्किल है? मैनेजिंग द कॉन्ट्रडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्ट्रडिक्शन, जी. डाइकोटमी, यही सब तो असली चीज है. परस्पर विरोध में के बीच से रास्ता निकालना, कठिन से कठिन चीज के बीच से रास्ता निकालना, वही तो आपका काम है. और काम क्या? अगर सब कुछ एवरीथिंग इज हंकी डोरी आराम से चल रहा है तो फिर क्या? फिर आप किस चीज के लीडरशिप है या आपकी किस चीज के एडमिनिस्ट्रेटर हो? तो वो इसी से तो रोज समस्याएं आती हैं, तो उनका आपको रास्ता निकालना पड़ेगा. पर क्रिकेटर्स को हैंडल करना ज्यादा मुश्किल है या पॉलिटिशियंस को? देखिए, इस मामले में अगर देखो तो पॉलिटिशियंस ज्यादा, क्योंकि वो रात दिन जनता से के बीच में रह के झेलता है. उसको तरह तरह की तकलीफें होती, उसको हर रोज 100 मुसीबतों का सामना करना पड़ता, जी. जगह जगह भटकना पड़ता है. तो वो जो उसके अंदर आती है, एक परिपक्वता का या फिर स्टबर्ननेस, सब कुछ होता है, वो उसके डील करना ज्यादा कठिन होता है. प्लेयर तो बहुत मतलब बाय एंड लार्ज बहुत भोले भाले है ये, लेकिन ये कि धीरे धीरे जब इनको एक्सपोजर मिलता है, इंटरेस्ट में, तो सब सीख जाते हैं. Does money corrupt more or does power corrupt more? इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स. Okay. हर व्यक्ति जिसने पैसा कमाया है भ्रष्ट होगा, मैं नहीं मानता. और हर व्यक्ति जो पद पे बैठा है, शक्तिशाली पद पे, वो करप्ट है, वो भी नहीं ठीक है. देयर आर ऑलवेज एबरेशंस. कुछ लोग हैं जो पूरे सेगमेंट का नाम खराब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है. बहुत लोग राजनीति में बहुत ईमानदार है और क्रिकेट में भी है. 3 AM फ्रेंड एक जेनजी टर्म है सर. यानी कि जब आप खुद के एक लो मोमेंट में, जो हर किसी की लाइफ में होता है, लो मोमेंट्स वगैरह, तो अक्सर हम अपने बचपन के ब्रोस को कॉल कर लेते हैं, बचपन के दोस्तों को कॉल कर लेते हैं. बट ऑल्सो आपके प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू कभी कभी कोई ना कोई आपका एक एक्चुअल दोस्त बन जाता है, एक्चुअल वो ह्यूमन रिश्ता बन जाता है. तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी मशहूर लोग हैं, उनमें से आपका 3 AM फ्रेंड कौन है? ऐसे कई लोग हैं जिनको हम कर सकते हैं 3-4 बजे, लेकिन जब लो आए आपका, जी. तो सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना चाहिए, वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, उन्हीं को ध्यान करना चाहिए. कोई फ्रेंड या कोई एक सीमा से ज्यादा मदद नहीं कर सकता और आपको एक सोलेस नहीं दे सकता. उस समय अपनी सारी चिंताएं, सारा कुछ आप उनको दे दो. लेकिन आप जो पूछे तो ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनको हम फोन कर सकते हैं. अब जैसे उनके नाम देना जो है वो ठीक नहीं होगा, नहीं, लेकिन बहुत मतलब अलग है. अगर वो ब्रो है, आई डोंट थिंक दे विल माइंड. नहीं नहीं, एक ब्रो हो तो दें. इफ देयर आर ब्रोज, तो हाउ मेनी नेम्स कैन आई गिव? ओके, एज इन कोई नाराज हो जाएगा कि मैं भी आपका फिर 3 AM वो फ्रेंड हूँ. कहेगा कि मुझे क्यों नहीं नाम लिया, तो ये बड़ी समस्या होती है. ठीक है, सिर्फ बॉलीवुड में से बताओ. नहीं, बॉलीवुड में 3 बजे किसको जगाए? वहां तो सोते ही नहीं 3 बजे तक. वो तो 3 बजे तक उनके लिए जो है पार्टी. रात होती है. पार्टी नहीं तो बैठ के खाना खा रहे, बात कर रहे हैं. हाँ. तो वहां तो 3 AM होना बड़ा मुश्किल है. ओके. क्रिकेट की दुनिया में है. हाँ? क्रिकेट की दुनिया में क्रिकेट की दुनिया में बहुत लोग, बट क्रिकेट की दुनिया में क्या है ना कि हमारे जो लोग हैं, हमारे साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनसे बात करते रहो. और जो है बाकी इतना मैं कह सकता हूँ कि तमाम मौक़ों पे मैं जो जिन लोगों को सलाह करता हूँ, सचिन तेंदुलकर हैं उनमें. जैसे मैं जब जब मैनेजर बन के जाता था, तो मैनेजर टूर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, तो वो जो है वही तय करता था 11 कौन खिलाड़ी खेलें, लेकिन वो टूर सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ती थी. तो उसमें मैं हमेशा स्पेशल इन्वाइटी सचिन तेंदुलकर को बताता था, क्योंकि वो जो है, जैसे अभी वीरेंद्र सहवाग वाला हुआ था, वीरेंद्र सहवाग को उसने पुश कर दिया था हमारे जॉन कोच राइट ने, जॉन जी, राइट जी. ने. तो वीरेंद्र तो बहुत दुखी बैठा था. तो उसने कहा कि मुझे ये दिया, धक्का दिया, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट क्राइंग. तो सबने ये तय किया प्लेयर्स ने कि जॉन राइट को माफी मांगनी चाहिए सहवाग से. जी, जी. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने जॉन राइट के कमरे में गया और उससे कहा कि भाई तुम ऐसे ऐसे, ये मैंडेट नहीं था कि तुम किसी को टच करो और ये करो करो, तुमने गलत किया. उसने कहा भाई मैंने जो भी किया है गुरु की तरह, एक फादर की तरह किया, क्योंकि मैंने इसको कहा इस तरह का शॉट मत खेलो, है ना.
लेकिन इसने फिर वही गलती की, आज मैं चाहता था सेंचुरी बनाए और नहीं बना पाया, तो जैसे एक बाप या गुरु गुस्सा होता है वैसे में गुस्से, उसकी बात भी जेन्युइन थी। जी। मैंने सहवाग की बात बताई तो उसके बेचारे की समझ में भी आया, लेकिन सबका प्रेशर था कि माफी है। तो सचिन मुझे एक तरफ उठा के ले गए, उनका कि सर अगर आज आपने माफी मंगवा दी जॉन राइट से तो जॉन राइट की अथॉरिटी खत्म हो जाएगी, जी। तो ये कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो हम्म। हमेशा सेंसिबल एडवाइस देते थे। तो वो सच मैंने सहवाग को बस में समझाया, सहवाग ने खुद कह दिया कि जॉन राइट को माफी मांगने की जरूरत नहीं, हम्म। है ना, जी। और जी। बेहतर वहां से खत्म हो गया। तो कई बार वो मैं देखा कि सचिन जैसे ये मूवमेंट था लॉर्ड्स पे, जब ये था कि हम जीत, पहले तो लगा बीच में हार जाएंगे, है ना, मैं तो ब्लड प्रेशर गोली खा के बैठा था क्योंकि 325 बन जाएंगे। मैं जब वो ये 325 बन गए और हमारे ओपनर बैट्समैन सौरव और सहवाग जा रहे थे, तो मैंने कहा 325 बन गए कैसे होगा। सहवाग बोला सर जाने तो दो, एक बार फील्ड पे तो जाने दो, तब मैं देखो। हिम्मत थी उसके अंदर। मुझे लगा यार बड़ा मुश्किल हुई, तो बड़ी मजा सर जीतते चले आ रहे हैं और फाइनल में ऐसे। तो मैंने ब्लड प्रेशर गोली तो वो भी ले ली एक्स्ट्रा। मैंने कहा कि यार तू देख जो होगा देखा जाएगा। बीच में 5 विकेट गिर गए। जी। हाँ मैं सौरभ बैठे थे अगल बगल, सौरभ ने कहा राजू भाई तू जीत सकते, तेरा इतने ये, तुम्हारी कोशिश करो, ठीक है। जब वो जीतने का मोमेंट आने वाला था तो सौरभ ने कहा सब लोग पूरी टीम टी शर्ट निकाल के ये करेगी, जी। है ना, पूरा दिखाएंगे विल पे बैक विद सेम कॉइन प्रोबेबली व्हाट फ्लिंटॉफ हैड डन इन मुंबई, है ना। तो उस तरह से करके तो सचिन ने मुझे अलग ले जाके सलाह दी ड्रेसिंग रूम में कि सबसे मत करना ना, इट्स जेंटलमैन गेम, तो सब टी शर्ट उतारे करें, ठीक नहीं है। तो मैंने सौरभ से कहा तुम उतार लो, तुम्हें उतारना, तो सौरभ ने उतारी, वो हिस्टोरिकल पिक्चर हो गई। सौरव सौरव वाज फर्स्ट कैप्टन हु ब्रॉट एग्रेशन इन जो अब तक टीम, रह गई है। जो रह गई थी, अब तो खैर बहुत है लेकिन तब उसी ने वो लाया था। जी। यंग युवराज कैसे थे? बहुत अच्छे थे। यू कुड टेल ही विल बिकम युवराज सिंह। मैं उसका डेब्यू देखा था नैरोबी में, उसका डेब्यू जी हुआ जी था जी जी। नैरोबी में। ही वाज वेरी गुड लुकिंग एक्चुअली। मुझे हम्म। देख के लगा कि इसको तो फिल्म में होना चाहिए, है ना, जी जी। फिल्म स्टार होना चाहिए। लेकिन वो उसकी क्रिकेट भी उसका जबरदस्त था, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया था नैरोबी में। नैरोबी में मैंने उसको देखा था। लेजेंड बन जाएंगे ये। कि मुझे पोटेंशियल तो लगा उसके अंदर कि ये है जी। इसके अंदर, और वो धीरे धीरे उसने ऑलराउंडर के रूप में विकसित कर लिया अपने आप को और बहुत अच्छा चला। सर बट जब आप कह रहे हो कि पोटेंशियल दिखा था, मतलब क्या? लाइक क्या पोटेंशियल दिखता दिखा है किसी में? मतलब कि आपको टेक्निक का आइडिया लगता है, रिफ्लेक्सेस का आइडिया लगता है, कैसे गेंद को खेल रहा है ये देखने को मिलता है। तो वो सारी चीजें होती हैं। ह्यूमिलिटी नोटिस कर तो। हाँ ह्यूमिलिटी है दोस्त की तरह से, मतलब सबके साथ दोस्ती रखे ही रखे, मतलब एक जैसे एक अल्लड़पन होता है ना हम्म। नॉर्थ इंडिया के प्लेयर्स का, पंजाब के प्लेयर्स का, उसमें था। ऐसा कुछ नहीं कि मैं, स्वैग। हाँ कोई दुष्टता ये सब कुछ नहीं था। तो वो मुझे लगा कि इसके अंदर दम है जी। इसके। और उसने देखो हिम्मत दिखाई थी, बीमारी के बावजूद भी उससे उभर के आया और उसने ही करके किया। मुझे एक मोमेंट याद है कि ओवल का मैच था, मैं मैनेजर था और युवराज ने बॉलिंग की और उसकी उस पे 5 छक्के और 1 चौका लगा। जी। इंग्लिश बैट्समैन ने 5 छक्के मारे और 1 चौका। डिमिट्री मास्करेनस। हाँ, हाँ। मैस्करेनस ने। तो लौट के जब लंच था, लंच ब्रेक वो जो जी। होता है 45 मिनट का, तो वहां पे आई बहुत दुखी बैठा था लंच रूम में, ड्रेसिंग रूम में जो लंच का एरिया था वो। तो बोले, क्यों तुम क्यों इतना परेशान? ये सर आज बड़ी बेइज्जती हो गई, आज इतनी बेइज्जती होगी पूछो मत। मैंने कहा तुम चिंता मत कर, खाना खा, इसका बदला तुम ही लोगे, बस भगवान को मनाओ। वो भी हनुमान चालीसा पढ़ता था, ऐसे बता रहा था। युवराज सिंह। हाँ वाह। हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ता। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने कहा तुम्हें इसका ये मिलेगा, तुम देखना, तो तू चिंता मत कर। जी। अब उसके बाद उसी टूर में ये तय हुआ, पहले तो हम लोग इस बात के खिलाफ थे कि T20 फॉर्मेट में खेलना चाहिए, 20 हाँ ये जी। पोच थी। लेकिन आईसीसी में एक तरह से सब देश ही कह रहे थे कि नहीं खेलना, तो फिर 20 आइसोलेट हो रहा था तो हमने भी कहा खेलेंगे। हम्म। तो जब हुआ वहीं से साउथ अफ्रीका कप में वर्ल्ड कप था T20 का पहला, और तो हमारे सीनियर प्लेयर्स ने कहा कि भाई हम ऑप्ट आउट करने को, हम ये फॉर्मेट नहीं खेलेंगे। तो सचिन, राहुल एंड सौरव ये तीन ऑप्ट आउट हो गए। तो तीनों की, धोनी की लीडरशिप में टीम, धोनी वाइस कैप्टन था इस टीम का, वो इंग्लैंड से ही सीधे चली गई
जिसमें यूबी और ये सब लोग गए हुए थे उसी टीम में, यंगर प्लेयर थे, ये 3 के अलावा बाकी टीम वहाँ गई। फिर मैं दिल्ली आके फिर यहाँ से उस फाइनल मैच के लिए जोहान्सबर्ग गया। तो वहाँ आपने देखा युवराज ने 6 छक्के मारे, 6 Stuart छक्के Broad। मारे। हम्म। इतनी जल्दी बदला ले लेगा किसी ने सोचा था? वहां तो 5 छक्के 1 चौका था, यहाँ 6 छक्के। हम्म। ऐसी किस्मत का खेल होता है। और उसके दम की बात देखो, T20 के मैच में 6 छक्के मारना कोई आसान काम नहीं थे। तो युवराज का दम था। So how does one grow in the BCCI? मतलब मान लो हमारे देश में इतने सारे क्रिकेट फैंस हैं, कुछ कुछ को एक्चुअली स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर्स चाहिए, हर कोई क्रिकेटर नहीं बन सकता। इज इट पॉसिबल फॉर एन एवरेज फैन टू जॉइन द BCCI, वर्क एंड ग्रो? हाँ, क्यों नहीं जी। बीसीसीआई में तमाम ऐसे स्लॉट्स हैं जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ ज्वाइन करके लोग बनते हैं जो क्रिकेट रन करते हैं। आफ्टर ऑल एक सेटअप, एक सिस्टम है, वो चलाता है ना। हाउ डू यू राइज इन द BCCI? क्योंकि जो बाकी जो हम सब लोग हैं, हम लोग तो इलेक्टेड लोग हैं, आते हैं, हमें ऑनरेरी होते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, और हमें कोई सैलरी नहीं मिलती है। जी। कोई पैसे की आमदनी नहीं होती। लोगों की गलत फहमी है कि बीसीसीआई का हजारों करोड़ मिलता है तो हम सब लोगों को भी मिलता है। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है ना। हमें तो सिर्फ आने जाने का टिकट, जहाज का, होटल ठहरने का। तो उस तरह हम लोग कुछ नहीं मिलता। ये सब पैसा जाता है क्रिकेट पे ज़्यादातर, स्टेडियम्स बनाने में। 55,000 डोमेस्टिक मैच होते हैं, हर स्टेट को पैसा जाता है, उसमें हमें पैसा, और खिलाड़ियों को मिलता है जी। अब तो डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी काफ़ी मिलने लगा, तो पैसा सब उसमें जाता है, खिलाड़ियों को, सबको ये मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता। लेकिन इसका पैसन अगर आपको ना हो, एक इम्पोर्टेंस रहती है, इम्पोर्टेंस की धुन में आदमी इसमें रहता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उसकी चल रही है, वो फैसला जो ले रहा है वही लागू हो रहा। तो ये एक रहता है। खिलाड़ी की सैलरी बढ़ेगी वक्त के साथ? वो तो बढ़ती रहती, रिवीजन होता रहता है। अब देखो महिला क्रिकेटों की भी इतनी हो गई। ओके, आपका फेवरेट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है पूरे देश में? पहले मोहाली होता था, ओके, और ग्रीन पार्क हेरिटेज जी माना जाता था। अब ये अहमदाबाद वाला सबसे बड़ा है, कोल्डप्ले वाला केलो है ना, या अहमदाबाद गुजरात क्रिकेट वाला है ना, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये इस समय सबसे बड़ा है जी। और कैपेसिटी के हिसाब से और लुक के हिसाब से भी। और बाकी जो है, अगर आप उस दृष्टि से देखें तो पुराने जो स्टेडियम्स हैं, तो ग्रीन पार्क का मैंने बताया हेरिटेज स्टेडियम है, जहाँ कितने पुराने 75-80 साल से उनकी सेंचुरीज हैं, सब कुछ है। और उसी तरह CCI का स्टेडियम, छोटा सा ब्रबॉन, अंग्रेज, हाँ ब्रबॉन स्टेडियम, लोग वहाँ खेलने आते तो अलग नजारा रहता। लोग कम होंगे लेकिन लगता कि यहाँ जिस तरह से ब्रिटिश जमाने में लोग देखते किसी और दौर में जाकर आप क्रिकेट मैच देख रहे हो, वहाँ पे। फिर मेलबर्न का स्टेडियम, बड़े होने के लिहाज से, लेकिन जो मजा लॉर्ड्स का है, क्यों? मक्का ऑफ क्रिकेट, उसका अलग ही लुत्फ है। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए गए थे? हाँ, गए थे अहमदाबाद स्टेडियम में। हाँ। कैसे प्रोसेस किया जो आपने देखा? देखो, इसमें आप इस पे कमेंट नहीं करते, क्योंकि हर ओवर में सिचुएशन बदलती है, कौन कैसे परफॉर्म करता है सिचुएशन। जब आप बहुत मैच ये सब देख लेते हो तो वो चीज़ निकल जाती है, वरना कुछ लोग आदत होती है। तो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि 99% लोग ये समझते हैं कि क्रिकेट एक्सपर्ट है। हर एक की ओपिनियन, इधर सामने टीवी चल रहा होता है, इधर जो भी अगल बगल बैठे होते हैं, कहीं मैच देखो, वो अपना भाषण देते रहते हैं, ये करना चाहिए, ये गलती कर दी, इसको ऐसे डालना चाहिए, ओहो इसको क्या जरूरत थी, ये गेंद आउट ऑफ स्टंप जा रही थी, छूने किसने, तो वो एक चलता रहता है। हर आदमी एक्सपर्ट है इस देश में क्रिकेट पे। और दूसरा है दवा बताने पे। आप कहीं भी ट्रेन बस में चले जाए, जरा कोई तकलीफ होता है, हर आदमी दवा बता देगा कि आप ये लीजिए साहब, मैं बता रहा हूँ रामबाण है। तो ये क्रिकेट का ये बड़ी प्रॉब्लम है कि तरह तरह को, तो जब आप तमाम मैच देख लेते हो तो हर चीज को मैं कुल मिला के देखना चाहिए, बाय एंड लार्ज, कि किसी की परफॉर्मेंस कैसी रही, किसी का क्या रहा, और समझना चाहिए। अब कई ऐसे होते हैं कैच ड्रॉप हो जाते हैं, आदमी गाली देने लगता, इतना बेकार इस प्लेयर को लिया, इसकी तो कोई, इसको निकाल देना चाहिए, ऐसे लोग मैं कमेंट सुनता हूँ। अब ये नहीं रियलाइज करती कि खुद वो फील्ड पे हो तो इम्पॉसिबल कैच था वो लेना,
जी। दौड़ गया, लेकिन प्लेयर को गालियां मिलती हैं। तो ये इस तरह के कई होते हैं। तो ये जब आप इसमें होते हैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में, तो आपको सारे पक्ष देखने पड़ते हैं, प्लेयर का एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है। मेरा सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, और वो ये है कि बीसीसीआई को ट्रैविस हेड को बैन करना चाहिए भारत से। वी लव टू हेट ट्रैविस हेड, प्यार से हेट करते ट्रैविस हेड को, मतलब तालियां भी मारनी है ट्रैविस हेड के लिए, बट बहुत बहुत कठिन। उसने हरा दिया था जी। तो इसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है आप में। सिर्फ ट्रैविस हेड के अगेंस्ट। देखो मैं कहता हूं कि अगर स्पोर्ट्स में दो पक्ष हैं, हार और जीत, जी, आप सिर्फ सोचो कि जीत होगी नहीं होगी। जब आप दोनों को, ये तब आप में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आती है, जब आप दोनों समझो उसका भी तो मेहनत है। अगर कोई अच्छा कर रहा था आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम ही हमेशा जीतते रहेंगे, ये कैसे संभव है? हम कभी हार भी तो सकते हैं। ट्रैविस हेड बहुत ज्यादा ही जीत रहे हैं आजकल, इसलिए नॉट एंजॉयिंग फॉर्म में है, वो कर रहा है। ऐसे हमारे तमाम प्लेयर फॉर्म में होते हैं तो अच्छा करते जाते हैं। आज बुमराह का चमक है, तो ऐसे ही बुमराह के लिए कहे कि बुमराह हमारे यहाँ नहीं खेलना चाहिए। अगर कोई बोर्ड, कल कोई इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड कहे कि नहीं बुमराह को मत भेजिएगा, बुमराह की स्माइल इतनी प्यारी है, ही हार्डली स्माइल्स बुमराह। हाँ, नहीं है ना, क्यूटी है, बेबी फेस्ड। तो अगर बुमराह के लिए मना कर दें वो कि नहीं साहब ये तो बहुत आउट कर रहे, इसको नहीं चाहिए मुझे, जी जी, तो बताओ ऐसे कैसे होगा? ओनली ट्रैविस हेड, प्लीज सर ये थोड़ा कर दो आप आपके पास है उतना पावर। नहीं बेचारे, उसको वो तो टीम चुन के वो लोग भेजेंगे। हाँ सर, पर जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। इतना तो अगर क्रिकेट फैन हो, क्रिकेट लवर हो, अरे तो क्रिकेट फैनेटिक मत बनो। ओके ठीक है, पर मैं एक क्रिकेट लवर ओपिनियन एक और दूंगा, ठीक है? ये थोड़ा यंग क्रिकेट ओपिनियन है। फीफा खेले हो कभी, क्या सुना है फीफा के बारे में? एक वीडियो गेम है, बहुत पॉपुलर है। अच्छा, फुटबॉल की वीडियो गेम है। हाँ। और जेन्युइनली जो फीफा सुना है, मैं वर्ल्ड कप मैचेस में भी गया हूँ बाहर, लेकिन वो वीडियो गेम नहीं, मतलब बहुत बड़ी वीडियो गेम है। लाइक लिटरली जिसने भी जिंदगी में वीडियो गेम्स खेले उन सारों ने दुनिया भर में फीफा खेला हुआ है, ठीक है? और जब हम छोटे हुए करते थे, आई एम 93 बॉर्न, तो मिड 2000s की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा कल्चर था, ठीक है? बट जो मेन कंपनी है जो फीफा बनाती है, बास्केटबॉल की गेम्स बनाती है, वो ही क्रिकेट की गेम्स बनाती थी। एंड दे स्टॉप्ड मेकिंग क्रिकेट वीडियो गेम्स, क्योंकि बेसिकली यहाँ पायरेटेड वीडियो गेम्स बिकती थी, और मेन मार्केट क्रिकेट वीडियो गेम्स का भारत ही है, भारत पाकिस्तान। सो मैं हमेशा बीसीसीआई से ये पूछना चाहता था कि आप प्लीज एक क्रिकेट वीडियो गेम बना सकते हो फिर से ऑफिशियल, जहां एक्चुअल प्लेयर्स के लाइसेंसेस हो सकते हैं गेम में। एंड यहाँ एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल भी है, क्योंकि एक और बहुत बड़ी सक्सेसफुल वीडियो गेम है जिसने बहुत प्रॉफिट्स कमाए, उसका नाम है फोर्टनाइट, ठीक है? तो वीडियो गेम्स में प्रॉफिट्स होते हैं इन गेम परचेजेस के थ्रू। यानी कि मान लो फोर्टनाइट में गन्स रहते हैं, कवच रहता है वगैरह, तो आप अलग गन्स खरीद सकते हो, अलग कवच खरीद सकते हो। दैट्स हाउ द गेमिंग कंपनी अर्न्स। आई फील कि ये बीसीसीआई के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल हो सकता है अगर एक ऑफिशियल क्रिकेट वीडियो गेम बने और बहुत फैंस है जो खेलेंगे। बट क्या ये एक रियलिटी हो सकती है? नहीं, आइडिया आपका अच्छा है। क्या है ना कि अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग बाहर वाले करेंगे, वो करते हैं। जैसे एक हमारा बड़ा समस्या बहुत दिन से चल रही है, सेंट्रल मर्चेंटाइजिंग। आपने देखा होगा जगह जगह, आप इंग्लैंड में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, साउथ अफ्रीका चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, हजारों दर्शक इंडिया टी शर्ट पहने हुए जी हैं जी, लेकिन उसमें तमाम टी शर्ट ऐसी है जो लोगों ने बना के मिलती, वो Fake। बीसीसीआई का फेक। वो बीसीसीआई से वो नहीं है, क्योंकि हमने मर्चेंटाइजिंग पे उतना तब जो है ये नहीं इस पक्ष को देखा। अब धीरे धीरे हो रहा, बल्कि आईपीएल के लिए भी बात चल रही है कि सारी टीम की सेंट्रल मर्चेंटाइजिंग हो और वो अपने हिसाब से करे, ताकि जो ये फ्रिंज एलिमेंट जो बना लेते हैं कपड़े और बेचते हैं तो वो ना हो। तो एक ये और उसमें हम तमाम दूसरे आइटम भी कर सकते हैं। अगर लॉर्ड्स की शॉप पे जाओ तो क्या क्या नहीं मिलता है। कभी वीडियो गेम्स की बात हुई है बीसीसीआई तो वीडियो गेम्स की बात हुई थी एक बार, आईपीएल में इस बात की बात हुई थी कि वीडियो गेम्स की बात हुई, एक प्रपोजल आया था, लेकिन वो उस पर हो नहीं पाया, क्योंकि वो जो है उसमें यही लग रहा था कि भाई ये मतलब कहीं ये जुए की तरफ न चला जाए, या कुछ ऐसी गैम्बलिंग की तरफ ना हो जाए, या इसको ऐसा ना हो कि लोग असली क्रिकेट भूल जाए और इसी को देखने लगे। सर क्रिकेट का कल्चर बढ़ेगा आई फील। हाँ, तो लेकिन आइडिया अच्छा है, इसको बीसीसीआई अगर ऑफिशियली करे तो अच्छा रहेगा। सिर्फ बीसीसीआई ही कर सकते हैं सर। हाँ, पता है, यू कैन क्रिएट मोर रेवेन्यू फॉर रिटायर्ड प्लेयर्स ऑल्सो, कि अगर गेम में किसी ने रिटायर्ड प्लेयर को यूज किया इन दैट टीम, तो वो परचेज डायरेक्टली प्लेयर के पॉकेट में जा सकता है।
आई फील कि ये एक अर्निंग टेक्निक हो सकता है रिटायर्ड प्लेयर्स के लिए भी। नहीं, बीसीसीआई के लिए भी रेवेन्यू का सोर्स हो सकता है। हाँ, बहुत बड़ा। मतलब कहते हैं कि गेमिंग इज बिगर देन हॉलीवुड एंड म्यूजिक पुट टुगेदर। तो गेमिंग का था, आया था प्रस्ताव आईपीएल में एक बार कि इसका गेमिंग का सेगमेंट बना के अलग से, लेकिन फिर उस समय वो पास नहीं हो पाया था ओके, बट गवर्निंग काउंसिल में। कैन आई जॉइन द बीसीसीआई टू हेल्प क्रिएट द गेम? हम्म, ऐसे हो सकता है? चलो इस पर अलग से बात करेंगे तुमसे, तुम्हारे आइडियाज पहले देखो। मैं बहुत पैशनेट हूँ इस आइडिया को लेकर। ठीक है। I genuinely feel this can earn as much money over time as the तो IPL. जो हमारी डिजिटल टीम है उससे तुम्हें मिलवाएंगे। ओके, सीरियसली सर मैं आ हाँ। जाऊंगा। मतलब बहुत तोड़ आइडिया है, क्योंकि फीफा का क्रिकेट इक्विवेलेंट है नहीं दुनिया में। फीफा ने बहुत पैसे कमाए हैं। मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फुटबॉल कल्चर एट दिस पॉइंट। और लड़कियां खेलती हैं फीफा, बच्चे खेलते हैं, वही कल्चर क्रिकेट में भी आ सकता है। इसलिए ठीक है, एक रैंडम क्रिकेट सवाल है आपके लिए। मोदी जी क्या चाहते हैं क्रिकेट के लिए? वही चाहते हैं कि बढ़े क्रिकेट, डेवलपमेंट में। हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। और उन्हें मेरा वो वीडियो गेम वाला आइडिया सुनाना सर। अच्छा वो हाँ, अगर उस बहुत बहुत पैसे निकलेंगे उसमें से अच्छा प्लेयर्स के लिए। मुझे खुद कमाना नहीं है, बट एक पैशन है गेमिंग कम्युनिटी के लिए। ओके, नए स्टेडियम्स बन रहे हैं भारत में। हाँ, बनारस में बन रहा है नया बनारस में स्टेडियम। हाँ वो नाम क्या होने वाला? नाम भी तय नहीं है। बट महादेव का सिंबोलिज्म है ना स्टेडियम। हाँ, उसमें मतलब वो जो मीडिया बॉक्स है वो डमरू की तरह है, वाह जो लाइट्स है वो त्रिशूल की तरह है, वाह, और जो चंद्रमा का होता है जी 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 क्रेसेंडो जी जी, वैसा है वाह, इसका ये है। काल भैरव की नगरी में हाँ, ना। ऐसे रूमर्स है कि एक आंध्रा में स्टेडियम बन रहा है, आंध्र प्रदेश में स्टेडियम बन रहा है, जहाँ कैपेसिटी 125,000 की है। एक हाँ, लाख वो एक 25,000 सोच रहे हैं, रेवंता रेड्डी जी सोच रहे हैं एक स्टेडियम बनाने का क्रिकेट का, कि वहाँ पे बनना चाहिए। उसके लिए जमीन वगैरह देने की बात चल रही है, एयरपोर्ट से और आगे है, तो अभी चल रहा है, वो आइडिएशन लेवल पे है। बनारस में कितनी कैपेसिटी रहेगी? 30-35 हजार। ओके, अच्छा बनेगा इंटरनेशनल स्टेडियम। कैपेसिटी उस हिसाब से कि उसकी वहाँ के लोगों की ये भी तो देखनी पड़ेगी ना। बस यही था आज का पॉडकास्ट सर। थैंक यू, मजा आया आपके साथ। एक रैंडम कॉन्वर्सेशन प्लान करी हाँ, थी। बहुत अच्छा, बिल्कुल रिलैक्स होके, मैंने इनफॉर्मल होके हम लोग बात कर रहे थे, फीलिंग ऑल हंसी राइट? मजाक भी कर रहे थे। बहुत अच्छा, ओके, गुड टू बहुत मीट बहुत यू सर। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। Just hope to meet you again in life and learn how to be a very strongly networked individual. रागों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अरे थैंक यू, मजा आ गया। राजीव शुक्ला, लेडीज एंड जेंटलमैन।